हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। अपने औजारों को व्यवस्थित करने के बाद मशरूम हाउस समूह लूट के सामान से भरा हुआ घर लौट आया। हमारे पास मांस, सब्जियां और यहाँ तक कि एक किंग क्रैब और 3 ऑस्ट्रेलियाई ड्रैगन भी थे। ये सभी दुर्लभ समुद्री भोजन व्यंजन थे। इस बार इसे वह जीवन कहा जा सकता है जिसकी मुझे हमेशा से कामना थी, और साथ ही अब तक का सबसे महंगा भोजन भी। रसोई में हुआंग ने निर्देश दिए, पेंग पेंग, लकड़ियां ले आओ। बहन, स्टीमर साफ करने में मदद करो। सामग्री जितनी महंगी होगी, स्वाद उतना ही बढ़िया होगा। उन्हें किसी प्रसंस्करण की आवश्यकता नहीं है। भाप में पकाना ही उन्हें पकाने का सबसे अच्छा तरीका है। चाहे वह किंग क्रैब हो या ऑस्ट्रेलियन ड्रैगन क्रैब, भाप में पकाना उनकी असली ताजगी को बरकरार रखने का सबसे अच्छा तरीका है। हालांकि अब जब सामग्री की संख्या बढ़ गई है, तो खाना पकाने की विभिन्न शैलियों को अपनाना स्वाभाविक है। शिया एक तरफ खड़ी होकर चिंता से बोली, मेरा क्या? मैं क्या मदद कर सकती हूँ? जब मैंने पहले शो देखा था तो मेहमानों को हमेशा घर के काम करने पड़ते थे। जब आप मछली पकड़ रहे थे तब मैंने मदद नहीं की थी, इसलिए अब कम से कम मुझे कुछ काम तो दे दीजिए, है ना? ये तो बहुत मुश्किल है। शिया को ऐसा लग रहा था कि वह सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा है। हालांकि यह किसी वैरायटी शो में उसका पहला अनुभव था, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया और उसे ऐसा लग रहा था कि वह बस समय बिताने के लिए वहां आई है। शिक्षक हंसे और बोले, बेशक हमें काम करना होगा। जो व्यक्ति जीवन की लालसा में आता है, वह काम क्यों नहीं करेगा? वह किन लैंग और शिया को रसोई से बाहर आंगन में स्थित एक कुएं के पास ले गया। उसने किंग क्रैब और ऑस्ट्रेलियन ड्रैगन से भरा एक बर्तन खींच कर लाया और उन दोनों को एक एक ब्रश दिया। बूढ़े चेन, मुझे नहीं पता दाओ को ये बड़े बड़े समुद्री जीव कहाँ से मिले, और उसने इन्हें सीधे मिट्टी में डाल दिया, इस डर से कि कहीं हम पहले न पहुंच जाएं और इन्हें गंदा न कर दें। अच्छा हुआ कि हम तीनों इन्हें साफ करने में मदद कर सकते हैं। शिया ने उत्साह से कुंड से एक ऑस्ट्रेलियाई ड्रैगन को बाहर निकाला। उसका खोल काला और लाल था और उस पर बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई अजगर जीवित और बेहद ऊर्जावान था। जैसे ही उसे बाहर निकाला गया, उसकी छोटी पूंछ बेतहाशा उछलने लगी, शिया के हाथ से छूट गई और कीचड़ की कुछ बूंदें शिया के चेहरे पर गिर गईं। शिया ने अपना चेहरा छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अनजाने में जैसे जैसे वह अपने चेहरे पर कीचड़ मलती गई, वह और भी गंदा होता गया, और जल्द ही वह कीचड़ से ढकी एक छोटी बिल्ली की तरह दिखने लगी। Her charming appearance, coupled with Shiya's helpless expression, was absolutely adorable. Busy times always seemed to fly by. As the sun set, the courtyard of Mushroom House was bathed in a hazy moonlight. Outside the Mushroom House, a few cicadas chirped and chattered, adding to the tranquility of the peaceful countryside. With the combined efforts of the group at Mushroom House, a sumptuous dinner was finally prepared. One by one, they were moved into the wooden shed in the yard. A steamed king crab occupied the center of the wooden table. The tail meat of Australian dragon shrimp is sliced and paired with a bright red shrimp head, making it look exceptionally beautiful and appetizing. There was also stir-fried beef with green peppers, stir-fried pork with hot peppers, and 4 or 5 plates of vegetarian dishes. Abundant. Teacher he picked up a piece of stir-fried meat, coaxed away the bouncing little edge, and then picked up his glass, stood up and took the initiative to say, "Thank you, Teacher Hu Wang, for your hard work in cooking such a sumptuous dinner for us. Let's all raise a glass. Let's raise a glass to Teacher Hu Wang." Peng Peng, Zi Fang, Shi Ya, and Qin Lang all stood up. She offered a toast. Hu Wang waved his hand dismissively. "We're all family here, why be so polite? Hurry up and sit down and try the food." Uddharan Chinh. Shia picked up a prawn tail from an Australian dragon shrimp, dipped it in the sauce on the side, and put it in her mouth. A delicious aroma, mixed with the richness of the sauce, exploded in her mouth. So delicious. Teacher Hu Wang's cooking skills are amazing. Keen Lang followed behind, took a bite, and couldn't help but raise an eyebrow. The taste is really good. They're comparable to restaurant chefs. He originally thought that the delicious food that Teacher He and the others made on the show was just for the sake of the program. But it turns out that Teacher Hu Wang's cooking skills are really comparable to those of a professional chef. If you like it, eat more. Teacher Hu Wang smiled with satisfaction. After a busy half day, dinner was always the time for him to check the results of his work. Now that my mind is finally at peace, I took a leisurely sip of my drink. Teacher he watched Shi Ya enjoying her meal and laughed. "Shi Ya, you are eating so happily, don't you need to maintain your figure?" Shi Ya put another bite of food in her mouth, savoring it with relish, and said nonchalantly, "I actually hope to gain some weight. Compared to some women, she is still quite different now. Our core competitiveness is not strong enough." Teacher he smiled dryly. "You really offended most of the female celebrities in the entertainment industry with just one sentence.
Everyone else is thinking about maintaining their figure, but you're the only one who wants to gain weight. But you happen to have the best figure. It's too annoying. Shia snorted, if you're fat, just lose weight. What's the point of eating delicious food if you don't enjoy it? In one sentence, Shia's foodie nature was directly exposed. Authentic, outspoken, and informative. This is why Shia's popularity is so high today. After a hearty meal, Peng Peng started rubbing his round belly, clearly feeling quite full. Peng Peng, didn't you agree to only eat one bowl? Teacher, he looked at Peng Peng lying there. You've gained weight again. Peng Peng held up an enormous bowl and said, yeah, I only ate one bowl and Keen Lang ate more than me. As he spoke, he shifted the blame, pointing in the direction of Keen Lang. Keen Lang was shoveling rice into his mouth. This was his third bowl already. He looked up and gave Dao a sheepish smile. Sorry, I've been eating a lot lately. Because of the recovery from his injuries, he needs to maintain more calories every day, so naturally his appetite has increased. Peng Peng proudly raised his biceps. Teacher, I've been working out at home lately. Don't let my large appetite fool you, I've actually built up muscles. You'll see if you don't believe me. He tried his best to show off his biceps, but his sister pinched them with her fingers and found them limp and not firm at all. PFF, is this considered a muscle? The younger sister laughed. Brother, you're so shameless. Peng Peng snorted sadly. Anyway, Keen Lang eats more than me, so he must eat about the same amount as me. Keen Lang was amused. That's not necessarily true. बोलते समय उन्होंने अपनी सफ़ेद कमीज को थोड़ा ऊपर उठाया, जिससे उनके सुगठित सिक्स पैक एब्स दिखाई दिए, जो असाधारण रूप से संतुलित थे और एक शक्तिशाली व्यक्तित्व का प्रदर्शन करते थे। अरे बाप रे, पेंग पेंग ने अपना सिर धंक लिया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है कि जो सबसे ज़्यादा खाता है, उसका शरीर सबसे अच्छा होता है? उसके तो एब्स भी हैं, और वो भी एकदम उभरे हुए। किन लैंग, कहीं आप फिटनेस कोच तो नहीं हैं? छोटी बच्ची का चेहरा सेब की तरह लाल हो गया, और उसकी चमकदार, जीवंत आंखें बार बार चोरी छिपे देखने लगीं, मानो वह कपड़ों के आर पार किन लैंग के मांसल शरीर को देख पा रही हो। यह न सोचें कि केवल लड़के ही लड़कियों के सीने और टांगों को घूरते हैं। इसी तरह, जब लड़कियां पेट और मांसपेशियों को देखती हैं, तो अगर वे बहुत ज़्यादा मांसल न हो, तो वे भी अपनी नज़रें नहीं हटा पाएंगी। जी फैंग की तो बात ही छोड़िए, शिया भी थोड़ा हैरान थी। मुझे पहले इस बात का पता क्यों नहीं चला? किन लैंग का फिगर कितना शानदार है। इसी बीच, पूरे चीन में लाइव स्ट्रीम देख रही महिला दर्शक बेचैनी से वीडियो को रिवाइंड कर रही थीं और स्क्रीनशॉट ले रही थीं। किन लैंग का पलटना इतना तेज था कि सामान्य प्लेबैक के दौरान उसे रिकॉर्ड करना असंभव था। सौभाग्यवश, कुछ प्रयासों के बाद मर्दानगी से भरपूर वह तस्वीर खींची गई। हे भगवान, मेरे पति का शरीर तो कमाल का है। सिक्स पैक एब्स, और वो भी बिना किसी तराशे। उनकी मांसपेशियां तो फिटनेस प्रशिक्षकों से भी ज़्यादा उभरी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्हें ब्रश से रंगा गया हो। ये तो अविश्वसनीय है। महिलाओं, ये तो बहुत परेशान करने वाली बात है। मैंने आज दोपहर ही अपने नाखून बनवाए थे, और फिर मैंने अपने पति के एब्स देखे और गलती से एक नाखून टूट गया। मुझे परवाह नहीं, मुझे बस अपने पति से पैसे वापस चाहिए। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मशरूम हाउस को लाइव स्ट्रीम के दौरान महिला दर्शकों द्वारा उन्हें लगातार मैसेज भेजने की घटना की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। बातचीत शुरू होने के बाद शिक्षक हे ने जानबूझकर किन लैंग की ओर देखा और कहा, ऐसी शांत गर्मी की रात गाने के लिए एकदम सही है। किन लैंग, क्या तुम गा सकते हो? ये कहना होगा कि टीचर हे वास्तव में मनोरंजन उद्योग में एक दयालु व्यक्ति हैं, या शायद उन्हें किन लैंग का व्यक्तित्व पसंद है, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उन्हें स्क्रीन टाइम दिलाने में मदद की और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया। ये जानना महत्वपूर्ण है कि वैरायटी शो में कैमरा टाइम बहुत महत्वपूर्ण होता है, और कैमरा टाइम मिलने से यह गारंटी नहीं मिलती कि आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का समय मिलेगा। केवल वास्तविक प्रतिभा ही प्रशंसकों का दिल जीत सकती है। उन युवा पुरुष हस्तियों के विपरीत जो प्रशंसकों को आकर्षित करने के लिए अपने अच्छे रूप पर निर्भर रहते हैं, उनकी लोकप्रियता समय के साथ फीकी पड़ जाती है क्योंकि दर्शक उनसे ऊब जाते हैं। शिक्षक ने इस स्थिति को इस दृष्टिकोण से देखा कि क्या किन लैंग में कोई वास्तविक प्रतिभा या कौशल है या नहीं, ये देखने के लिए एक बार कोशिश करके देखते हैं। किन लैंग ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं कुछ पंक्तियां गा सकता हूं, लेकिन बिना गिटार के। जब मैं बिना वाद्य यंत्रों के गाता हूं तो ये थोड़ा नीरस लगता है। जी फैंग ने हाथ उठाते हुए कहा, मेरे पास गिटार है। बोलते बोलते वह उठी और मशरूम हाउस की ओर दौड़ पड़ी। लौटते ही उसके हाथों में एक छोटा सा गिटार था। उसने स्वाभाविक रूप से उसे किन लैंग को सौंप दिया और शर्माते हुए मुस्कुराई, दरअसल मैं आजकल गिटार का अभ्यास कर रही हूँ, पर यह बहुत मुश्किल है, वरना मैं आपके साथ संगत कर सकती थी। किन लैंग ने इसे लापरवाही से उठाया, इस पर एक नज़र डाली और कहा, टेलर। जी फैंग ने सिर हिलाया और धीरे से हम कहा। किन लैंग मुस्कुराए, कुछ नहीं बोले, अपना गिटार उठाया, सही जगह पर खड़े हुए और अपने कुशल गिटार वादन का प्रदर्शन किया।
उनकी उंगलियों ने कोमल भाव से तारों को छेड़ा और स्टूडियो में मधुर संगीत गूंज उठा। उत्साहवर्धक और खुशनुमा संगीत बजने लगा। तालाब के किनारे बरगद के पेड़ पर टिड्डे चहचहा रहे हैं, जो गर्मी के आगमन की घोषणा कर रहे हैं। शेड के बाहर पेड़ों से चिपके हुए टिड्डों ने मानो किनलैंग का गाना सुन लिया था और वे और भी उत्साह से चहचहाने लगे। खेल के मैदान के पास झूलों पर उस पर केवल एक तितली बैठी थी। शिक्षक की चाक से ब्लैक बोर्ड पर निशान। अब भी लगातार बेतहाशा बातें कर रही हूं और बिना रुके लिख रही हूं। जैसे जैसे किनलैंग का गायन आगे बढ़ता गया, छोटी सी झोपड़ी में मौजूद मशरूम हाउस के सभी सदस्य सांस रोककर उस भावपूर्ण गीत को विस्मय से सुनते रहे। ऐसा लग रहा था मानो किनलैंग की सुरीली आवाज़ उन्हें उनके बचपन में वापस ले गई हो। मैं उस परिचित लेकिन अपरिचित कक्षा में लौट आया, कक्षा के दौरान खड़े होने और बैठने की छवि में और ब्लैकबोर्ड पर चाक की सरसराहट के दृश्य में। किसका बचपन नहीं होता? उन मासूम और बेफिक्र दिनों को कौन याद नहीं करता? समाज में जितना अधिक गहराई से उतरते हैं, उतना ही अतीत की मासूमियत के लिए तरसते हैं। उस क्षण वह गायन एक कोमल धारा की तरह हर श्रोता के हृदय में प्रवाहित हो रहा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अगली कक्षा की लड़की। यह अभी तक मेरी खिड़की के सामने से क्यों नहीं गुजरा? मुंह में स्नैक्स, हाथ में कॉमिक्स। मेरे दिल में पहले प्यार का बचपन बसा हुआ है। जब वह ये गीत गा रहा था तो किनलैंग की कोमल निगाहें धीरे से ज़ीफैंग की छोटी बहन की ओर चली गईं। एक पल में ज़ीफैंग ने शर्माते हुए अपने लाल और जलते हुए गालों को दोनों हाथों से ढक लिया। किनलैंग के गीत में पहली प्रेमिका की तरह ये वही है। शिक्षक चुपचाप देखता रहा, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह भावुक हो गया, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे उस लड़की की याद आ गई जिस पर उसे बचपन में क्रश था। किनलैंग ने अपनी निगाहें हटा लीं और मधुरता से गाना जारी रखा। मुझे हमेशा सोने से पहले तक इंतजार करना पड़ता है। तभी मुझे एहसास हुआ कि दाव ने बहुत कम होमवर्क किया था। इसे हमेशा परीक्षा समाप्त होने तक ही इंतजार करना पड़ता है। तभी मुझे एहसास हुआ कि दाव ने उन किताबों का अध्ययन नहीं किया था जिनका उसे अध्ययन करना चाहिए था। समय ही धन है। शिक्षक ने एक बार कहा था कि समय अनमोल है। ... दिन ब दिन, साल दर साल। बचपन की लालसा। क्लैंग। जैसे ही किनलैंग ने कंपन करते तारों को शांत किया, गिटार का संगीत और गायन अचानक समाप्त हो गया। पूरा शेड एकदम शांत था। सभी लोग अभी भी उस मासूम, बेफिक्र, आनंदमय और थोड़े शरारती और नासमझ बचपन में डूबे हुए थे जिसका चित्रण किनलैंग ने अपने गीत में किया था। अचानक गाना बंद हो गया। सारी यादें यहीं समाप्त होती हैं। शिक्षक ने अपनी लाल आंखों को पोंछते हुए कहा, क्या ये सब खत्म हो गया? किनलैंग, तुम कितने निर्दयी हो। इतने अच्छे माहौल में तुम्हें ये गाना गाने की क्या ज़रूरत थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि बुजुर्ग लोग अतीत की यादों में खो जाने से सबसे ज़्यादा डरते हैं? हुआंग ने उलझन में पूछा, ये गाना? मुझे नहीं लगता कि मैंने इसे पहले कभी सुना है। रुको, ये गाना इतना बढ़िया लिखा गया है। अगर यह अब तक रिलीज़ हो चुका होता तो अब तक हिट हो चुका होता। शिक्षक चौंक गए। किनलैंग, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये गाना खुद लिखा हो? किनलैंग ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, इस गाने का नाम बचपन है। बचपन गीत उसके पुनर्जन्म से पहले समानांतर दुनिया में मौजूद था, लेकिन यहाँ प्रकट नहीं हुआ। ये केवल उसके मन में ही बसा हुआ था। अब जब वह इसे यहाँ फिर से गा रहा है तो आगे कोई भी स्पष्टीकरण देना व्यर्थ होगा। शीया स्तब्ध रह गई। उसकी खूबसूरत आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। किनलैंग के मधुर और हंसमुख गायन की गूंज अभी भी उसके कानों में सुनाई दे रही थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसका छोटा भाई गा सकता है, और वह भी इतनी सुरीली आवाज में, और साथ ही गिटार भी बजा सकता है। उसे अचानक एहसास हुआ कि वह किनलैंग के बारे में बहुत कम जानती है, या शायद मैंने उसे पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं किया। किनलैंग के व्यक्तित्व को देखते हुए, अगर आप उसे प्रेरित नहीं करेंगे तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि दाव और क्या छुपा रहा है। ज़ीफैंग ने अपने गालों को हाथों में लिया और तारों जैसी चमकती आंखों से उस दृश्य को निहारा। उसकी उज्ज्वल, भावपूर्ण आंखें पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गईं। एक और गाना, पेंग पेंग ने उत्साह से कहा। किनलैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, चलो इसे भूल जाते हैं। विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कैमरे के सामने दिखने का समय होता है। वह पहले ही एक बार अपनी अदाएं दिखा चुका है, इसलिए अगर वह ऐसा करना जारी रखता है तो ऐसा लगेगा जैसे वह सारी लाइमलाइट चुरा रहा है। इसके अलावा वह यहाँ स्टार बनने नहीं आया था, वह तो बस भविष्य के विकास को सुगम बनाने के लिए उद्योग जगत में अपनी प्रसिद्धि और धन बढ़ाना चाहता था। बाद में शिक्षक के सुझाव पर ज़ीफैंग और पेंग पेंग ने मिलकर हैप्पी लिटिल फ्रॉग गीत गाया। ये काफ़ी जीवंत था, लेकिन किनलैंग द्वारा पहले ही ऐसा उत्कृष्ट गीत प्रस्तुत किए जाने के कारण ये कुछ साधारण सा लगा। जैसे जैसे चंद्रमा आकाश में ऊपर चढ़ता गया, पहले एपिसोड की रिकॉर्डिंग लगभग समाप्त होने वाली थी। लाइव स्ट्रीम चैट पहले से ही टिप्पणियों से भरी हुई थी। गायन कितना सुंदर है। बचपन गीत के बोल तो लाजवाब हैं। ऐसा लगता है जैसे ये मेरे बचपन के स्कूल के सारे पलों को समेटे हुए हैं।
क्या इन दोनों गीतों को किन लैंग ने लिखा और संगीतबद्ध किया है? मुझे इनके बारे में ऑनलाइन कहीं भी जानकारी क्यों नहीं मिल रही है? ऐसा लगता है कि यह एक मौलिक गीत है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैं इसे फिर से सुनना चाहता हूँ। क्या कोई विशेषज्ञ इस गीत के बोल निकाल सकता है? मैं गा सकता हूँ। दिमाग, मैं इसे पहले से ही गा सकता हूँ। मुख, नहीं, तुम नहीं कर सकते। हा हा हा, बिल्कुल सही। मुझे पहले लगा था कि किन लैंग के पास बस कुछ पैसे हैं, लेकिन किसे पता था कि दाव इसे इतनी अच्छी तरह छिपा रहा है। वो तो मानो खजाने का भंडार है, उसके पास शानदार बॉडी है और वो अपने खुद के गाने भी गाता है। हमें तो सोने की खान मिल गई। मुझे हैरानी है कि क्या किन लैंग अगले एपिसोड में भी दाव के साथ होगा या नहीं। हाँ, मुझे सच में उम्मीद है कि मेरे पति यहीं रह सकेंगे। मशरूम हाउस के सदस्यों ने भोजन की मेज साफ करना शुरू कर दिया। किन लैंग और शिया, जो अभी अभी पहुंचे थे, ने अभी तक अपने बिस्तर नहीं लगाए थे। वे पहले ही पेंग पेंग और जी फैंग के पीछे कमरे में जाकर अपने बिस्तर लगा चुके थे। निर्देशक चेन छोटे से शेड में दाखिल हुए और सफाई कर रहे शिक्षक हे और हुआन को देखा। आज के पहले लाइव प्रसारण में ऑनलाइन दर्शकों की संख्या अभी अभी चरम पर पहुंच गई, 13 मिलियन तक पहुंच गई। फुफकार, इतने सारे! शिक्षक चौंक गए। शुरू में यह अनुमान लगाया गया था कि अधिकतम 3 या 4 मिलियन लोग ही इसे देख पाएंगे, जिसे पहले से ही बहुत उदारतापूर्ण माना जाता था। यह मेरा पहला लाइव स्ट्रीम शो है। शिया की मौजूदगी के बावजूद भी इससे ज़्यादा कुछ मिलियन ही व्यूअर्स बढ़ेंगे। 10 मिलियन का आंकड़ा कैसे पार हो सकता है? ऑनलाइन 13 मिलियन दर्शक। निर्देशक चेन ने सहमति जताते हुए कहा, किन लैंग की उपस्थिति एक बड़ा बदलाव है, लेकिन जब भी वह कोई बदलाव दिखाते हैं तो चर्चा का विषय बन जाता है। ऐसा लगता है मानो वह मनोरंजन जगत के लिए ही पैदा हुए हों। वह दर्शकों की जिज्ञासा जगा सकते हैं। इसके अलावा हर बार उनका यह अस्थिर स्वभाव दर्शकों को लाइव प्रसारण कक्ष की ओर आकर्षित करता है और उन्हें वहीं रोके रखता है। उसने लाइव स्ट्रीम में दर्शकों की संख्या में सबसे अधिक उतार चढ़ाव वाले कुछ मौकों पर बस एक नज़र डाली थी, और उन सभी में किन लैंग ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस चेहरे की तो बात ही न करें जो महिला दर्शकों को अंदर आते ही आकर्षित कर लेगा। यहाँ तक कि पुरुष भी यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि यह आदमी और क्या छिपा रहा है। अगर शिक्षक ए का सुझाव न होता तो दाव को कौन जानता। किन लैंग गिटार भी बजा सकता है, गीत लिख सकता है, संगीत बना सकता है और इतना सुंदर गीत गा सकता है। हुआंग ने सीधे सीधे दाव से पूछा, बूढ़े चेन, क्या आपका मतलब यह है कि आप किन लैंग को नियमित अतिथि के रूप में ठहराना चाहते हैं? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि किन लैंग थोड़ा चंचल लगता है, लेकिन वास्तव में वह बहुत संवेदनशील है। उदाहरण के लिए, जब पेंग पेंग ने एक और गाना गाने के लिए कहा, तो क्या आपको लगता है कि उसके पास गाने के लिए कोई गाना नहीं था? मुझे बस यही लगा कि उस स्थिति में मैं अपनी बहन और पेंग पेंग को एक मौका देना चाहती थी। वह बच्ची बहुत प्यारी है। शिक्षक हे ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी उम्मीद है कि किन लांग यहीं रह सके। अगर किन लांग नहीं जाती है तो छोटी बहन निश्चित रूप से बहुत खुश होगी। आज मेरी छोटी बहन उतनी शर्मीली थी जितनी वह लॉन्गिंग फॉर लाइफ में भाग लेने के बाद से कभी नहीं रही थी। मुझे लगता है कि पिछले 3 सीजन में जितनी बार मैं शर्माई, उतनी बार मैंने आज के दिन किन लैंग को नहीं देखा। निर्देशक चेन ने कंधे उचकाते हुए कहा, शिक्षकों, मैं आपकी राय नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि किन लांग को कैसे संरक्षित किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उसे वेतन देकर राजी करना नामुमकिन है। मुझे यह मानने के बजाय कि किन लैंग पैसे के लिए रुकेगा, यह मानना ज़्यादा पसंद है कि वह हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को ही खरीद लेगा। हुआंग और शिक्षक हे ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों के चेहरे पर समझदारी भरी व्यंग्यात्मक मुस्कान झलक रही थी। ... गर्मी की रात में झींगुर चहचहा रहे हैं। किन लैंग, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, सोने से पहले ही अपने फ़ोन के कंपन से जाग गया। उसने अपनी आंखें बंद की, अपना फ़ोन अपने चेहरे के सामने उठाया और शिया का एक संदेश देखा। शिया, छोटे भाई, क्या तुम सो रहे हो? किन लैंग ने स्क्रीन पर टैप किया। अभी नहीं। शिया, मेरे पास कुछ तस्वीरें हैं जिनका मैं प्रचार करना चाहती हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? एक बार देख लें, छोटे भाई। कर सकना। जैसे ही मैंने सकारात्मक संदेश के साथ जवाब दिया, शिया ने तुरंत मुझे एक तस्वीर भेजी, जिसके बाद समुद्र तट के स्विमसूट से मिलती जुलती कई तस्वीरों की लगातार सूचनाएं भेजीं। फुफकार। तस्वीर में शिया के सुडौल शरीर को देखकर किन लैंग को यह महसूस हुए बिना नहीं रह सका कि वह ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा बहुत योगदान दे रहा है। यह एक आम चाल है। ये सब एक चाल है। उन्होंने पहले जो जैकिंग से तस्वीरें मांगी थीं, लेकिन जब बात शिया की आई तो उन्होंने खुद ही उन्हें तस्वीरें भेज दीं। क्या हम हमला करने के लिए कुछ ज़्यादा ही उत्सुक नहीं थे? छवि जेपीजी प्रारूप में है। उसकी कॉलरबोन खूबसूरत और नाजुक थी, पैर लंबे और सीधे थे, उसका शरीर बेदाग था और उसने शनेल की लॉन्जरी पहनी हुई थी। शिया भला ऐसे उत्पाद का समर्थन कैसे कर सकती है? किन लैंग एकदम से चौंक कर जाग गया।
शिया की इतनी कामुक तस्वीरें बड़े पर्दे पर प्रशंसकों को दिखाने के ख्याल से ही वह बेचैन हो गया। किन लैंग भले ही एक नीच इंसान हो, लेकिन ज़्यादातर समय वह अपनी सीमाओं का ध्यान रखता है। उसने तुरंत दाव को मैसेज किया, सीनियर सिस्टर, क्या आपने पहले कभी किसी लॉन्जरी ब्रांड का प्रचार नहीं किया? आपने अचानक चैनल का प्रचार करने का फैसला क्यों किया? शिया बैकक्वोट ओ किन लैंग को पसीना आ रहा था। हाँ, शिया, अब बात कुछ ठीक लगी। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं करना भी नहीं चाहती, लेकिन हाल ही में मुझे कोई अच्छी फिल्म या टीवी के ऑफर नहीं मिले हैं। अगर मैं अपनी पिछली सफलताओं पर ही निर्भर रही तो मेरे प्रशंसकों की संख्या निश्चित रूप से कम हो जाएगी। जब तक मैं कोई नया एल्बम रिलीज नहीं करती या मुझे कोई अच्छी फिल्म या टीवी के ऑफर नहीं मिलते, तब तक मैं विज्ञापन नहीं करूंगी। किन लैंग को शिया का मतलब लगभग समझ आ गया था, और ये देखकर कि उसने बचपन का जिक्र किया है, वह कुछ हद तक ललचा गया। यह उसे पहल करने के लिए उकसाने का एक सूक्ष्म तरीका है। वह शिया की मदद करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। गानों के बारे में उसे पता था कि उनमें से कई गाने रिलीज होते ही हिट हो जाएंगे, और शिया की आवाज़ बहुत सुरीली थी, इसलिए उसे पूरा भरोसा था कि वह उन्हें गा सकता है। लेकिन गानों के लिए तो सिर्फ एक ही गायक है। फिल्म अनुबंधों की तुलना में ये रकम बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। काश मनोरंजन जगत में सन ऑफ डेस्टिनी में काम करने वाले जो हाओ हमारे लिए एक पटकथा लिखवा पाते। कोई बात नहीं, जो हाओ के पास शायद अभी स्क्रिप्ट लिखने का समय नहीं है, वह अपनी देखभाल में बहुत व्यस्त हैं। हमें अभी भी उन पर ही निर्भर रहना होगा। पहले स्क्रिप्ट तैयार कर लेते हैं। किन लैंग ने एक स्मृति फल निकाला, उसे निगल लिया, और एक ही विचार में वह उपन्यास जो उसने कभी पढ़ा था उसके सामने एक वास्तविक पुस्तक की तरह प्रकट हो गया, जिसे वह आसानी से पलट सकता था। हर शब्द और हर विराम चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। बकवास। हालांकि किन लैंग ने मेमोरी फ्रूट की शक्ति को देखा था, फिर भी वह कसम खाने से खुद को रोक नहीं सका। ये तो कहानी की बहुत बड़ी खामी है। ये सच है कि उसने द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज पढ़ी है, लेकिन इतनी स्पष्टता से कौन याद रख सकता है? कहानी की सामान्य रूपरेखा को याद रखना भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब हमने न केवल कथानक को याद कर लिया है, बल्कि हम इसके संपूर्ण संस्करण को सीधे इस दुनिया में स्थानांतरित भी कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि उस दुनिया में श्री जिनयोंग की वुक्सिया रेटिंग की गारंटी थी। मुझे नहीं पता कि दाव को कितनी बार रीमेक किया गया है, जिससे अनगिनत लिस्ट स्टॉर्स बने हैं, यहाँ तक कि सुपरस्टार के स्तर के स्टॉर्स भी। मेमोरी फ्रूट होने के बावजूद क्या शिया को अभी भी अपनी पिछली उपलब्धियों पर निर्भर रहने की जरूरत है? इस स्मृति फल के साथ क्या शिया को अभी भी शनेल लॉन्जरी का विज्ञापन करने की आवश्यकता है? बकवास बांधकर रात के काफ़ी देर हो चुकी थी जब उसने सोने से पहले शिया से थोड़ी देर और बातचीत की। अगले दिन सुबह नहाने के बाद किन लैंग ने अपनी नींद से भरी आंखों को मला और नीचे चला गया। जी फैंग की छोटी बहन पहले से ही नीचे इंतजार कर रही थी। जब उसने ऊपर देखा और किन लैंग को नीचे आते हुए देखा तो वह तुरंत रसोई में भागी और उबले हुए दूध का एक कटोरा लेकर आई। किन लैंग, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है ना? ये प्रायोजक के दूध से बना है। मैंने कटोरा उठाया, उसमें रखा दूध धीमी आंच पर तब तक पकाया गया था जब तक वह थोड़ा गाढ़ा नहीं हो गया और उसके ऊपर दूध की एक पतली परत तैर रही थी। उसमें से एक मधुर मलाईदार सुगंध आ रही थी जो उसे देखने में बेहद स्वादिष्ट बना रही थी। धन्यवाद छोटी बहन। किन लैंग ने हाथ बढ़ाकर जी फैंग के छोटे से सिर पर धीरे से थपथपाया। जी फैंग ने आंखें सिकोड़कर शांति के इस क्षण का आनंद लिया। सुबह इतनी जल्दी उठने से होने वाली थकान का एहसास मुझे छूते ही पूरी तरह गायब हो गया। आह, कितना अच्छा लग रहा है। किन लैंग ने ध्यान से दूध पीते हुए दाव की ओर देखा। क्या मशरूम हाउस में कंप्यूटर है? जी फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन प्रोडक्शन टीम के ज़्यादातर कंप्यूटर काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। किन लैंग, क्या आपको कंप्यूटर की ज़रूरत है? मैं अपना कंप्यूटर ले आता हूँ। वह दौड़कर अपने कमरे में वापस गई और जल्दी से अपने साथ गुलाबी रंग का फ्रूट ब्रांड का कंप्यूटर लेकर लौटी, जिसके पीछे कार्टून चित्र बने हुए थे। हाल ही में इस वैरायटी शो में अपनी रुचि के अलावा उन्हें एक और फिल्म में अभिनय करने का निमंत्रण भी मिला। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने अभिनय की कुछ तकनीकें सीखने के लिए अपना कंप्यूटर साथ ले लीं। तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। किन लैंग मेज पर बैठ गया, कंप्यूटर खोला और जी फैंग ने भी उसके पीछे पीछे पासवर्ड डाला। स्क्रीन चालू होते ही मधुर संगीत बजने लगा। दिन ब दिन, साल दर साल, एक धुंधला बचपन। स्क्रीन पर पिछली रात का किन लैंग का गिटार बजाते और गाते हुए एक वीडियो चल रहा था। ये देखकर जी फैंग के गाल सेब की तरह लाल हो गए। पिछली रात अपने कमरे में वीडियो देखते समय वह अपना कंप्यूटर बंद करना भूल गया था। हमारी पोल खुल गई। मैं बहुत शर्मीली हूँ। किन लैंग हंस पड़ा और दाव ने विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा, गाना तो अच्छा है, लेकिन मेरी आवाज़ उतनी अच्छी नहीं है।
जी फैंग ने झट से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं किन लैंग, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि कल रात दाओ का गाना गाए जाने के बाद ऑनलाइन कितना लोकप्रिय हो गया। इसे 10 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है। लाइव स्ट्रीम खत्म होने के तुरंत बाद मुझे यह एडिट किया हुआ वीडियो ऑनलाइन मिल गया। क्या ये वाकई इतना बड़ा चढ़ाकर बताया गया है? किन लैंग थोड़ा हैरान था। उसी समय निर्देशक चेन बाहर से अंदर आए, उनके साथ हुआंग और शिया भी थे, जो अभी अभी सुबह की कसरत करके लौटे थे। आप क्या कह रहे हैं? निर्देशक चेन ने एक सवाल के साथ बात आगे बढ़ाई। जी फैंग ने उत्साह से पूछा, अंकल चेन, क्या कल रात किन लैंग द्वारा गाया गया गाना ऑनलाइन बेहद लोकप्रिय नहीं था? इसे 10 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है, लेकिन जब मैंने उसे बताया तो उसने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। 10 लाख का आंकड़ा पार करना। ये आंकड़े सुनकर डायरेक्टर चेन जोर से हंस पड़े। जी फैंग, ये आंकड़े तुम्हें कब मिले? अभी 5 मिनट पहले ही किन लैंग के गाने बचपन को 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं और वो वीबो के ट्रेंडिंग टॉपिक्स में टॉप पर है। मुझे हैरानी है कि कितने लोग किन लैंग के एल्बम रिलीज़ होने और इस गाने को रिकॉर्ड करने का इंतज़ार कर रहे हैं। शिया ने मुंह बनाते हुए कहा, छोटे भाई तुम कमाल हो। तुम्हारा पहला ओरिजिनल गाना हिट हो गया है। चलिए इसे चलाते हैं। किन लैंग मुस्कुराया, वह सचमुच हैरान था। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि बचपन सिर्फ एक रात के बाद इतनी लोकप्रिय हो जाएगी। शायद इसका कारण यह है कि वे अधिक ट्रैफिक की लालसा रखते हैं। निर्देशक चेन ने एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, किन लैंग, क्या आप लाइकली टू बी अ फैन में नियमित अतिथि बनने में रुचि रखते हैं? किन लैंग में अपार संभावनाएं हैं। उनकी चर्चा पैदा करने की क्षमता अद्भुत है। कल लॉन्गिंग फॉर लाइफ का पहला एपिसोड प्रसारित हुआ और सभी वैरायटी शो में ये सबसे अलग रहा, अपने प्रतिस्पर्धियों को बहुत पीछे छोड़ते हुए। शिया बहुत प्रशंसा की पात्र हैं, लेकिन किन लैंग भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। लगभग सभी गाने किन लैंग ने अकेले ही बनाए थे, जिनमें हिट गाना बचपन भी शामिल है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने कम उम्र के व्यक्ति को इतना गहन ज्ञान होगा। न केवल उनका पारिवारिक पृष्ठभूमि उत्कृष्ट है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत क्षमताएं भी असाधारण हैं। हुआंग मुस्कुराया और किन लैंग के जवाब का इंतजार करने लगा। एक तरफ खड़ी जी फैंग ने घबराहट में अपनी छोटी छोटी हथेलियों को इतनी जोर से भींचा कि उसकी उंगलियों के सिरे सफ़ेद पड़ गए, लेकिन उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे वास्तव में उम्मीद थी कि किन लैंग रुक जाएगा, लेकिन उसे इस बात की भी चिंता थी कि वह सहमत नहीं होगा। मैं निर्देशक चेन के इस उदार प्रस्ताव की सराहना करता हूं, लेकिन मेरा इस क्षेत्र में करियर बनाने का कोई इरादा नहीं है। मैं नियमित अतिथि भूमिका को अस्वीकार करता हूं, किन लैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। निर्देशक चेन के चेहरे पर कड़वाहट का भाव था, उन्हें लंबे समय से इस परिणाम की आशंका थी। शिक्षक है और हुआंग को भी इस बात का अफसोस हुआ। जी फैंग ने, कहने की जरूरत नहीं, अपना सिर पीछे झुकाया, सूंघा और बिना कुछ कहे मुंह फुलाकर अपने कमरे में चला गया। मेरे दिल में जो पीड़ा है उसे शब्दों में बयां करना असंभव है। ... कुछ मिनट बाद निर्देशक चेन के जाने के बाद प्रोडक्शन टीम ने तुरंत कमरे में कैमरा उपकरण लगाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद धुंधली रोशनी वाले लाइव स्ट्रीम रूम में तस्वीरें दिखाई देने लगीं। सुबह सुबह ही बड़ी संख्या में दर्शक इंतजार कर रहे थे। लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही ऑनलाइन दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 5,000, 10,000, 50,000, ... 8 लाख। वाह, आज सुबह सबसे पहले मैंने अपने पति को देखा, वो कितने हैंडसम हैं। वो अपने पजामे में बहुत प्यारे लग रहे हैं। मेरा मन कर रहा है कि उन्हें गले लगा लूं और एक प्यारी सी किस कर दूं। मेरे पिताजी शायद व्यस्त होंगे। अरे ऊपर वाली सुंदर महिला, आओ मुझे तुम्हें थोड़ा सा चूमने दो। छी, बेशर्म, अगर मुझे पता होता कि दाओ और उसका पति तुम्हारे साथ संबंध बनाएंगे तो मैं उसके पति से कॉन्डोम मंगवा लेती। ऐसे समय में दीदी का इस्तेमाल मत करो। क्या किसी ने कुछ अजीब देखा है? जब मैंने ऑनलाइन किन लैंग की प्रोफाइल खोजी तो मुझे केवल प्यार की तड़प पर उनका वीडियो मिला और कुछ नहीं, यहाँ तक कि उनका निजी होम पेज भी नहीं। अरे बाप रे, मैंने अभी अभी इसे खोजा लेकिन मुझे यह नहीं मिला। यह अविश्वसनीय है। लोग कहते हैं कि वह एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन वह इतने लोकप्रिय वैरायटी शो में आ चुका है और फिर भी उसका कोई निजी होम पेज नहीं है। ये बहुत अजीब है। वो गाना चाइल्डहुड तो वायरल हो चुका है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, एकदम अचानक से चर्चा में आ गया, और फिर भी कलाकार का कोई पर्सनल होम पेज नहीं है। चुप रहो, बकवास करना बंद करो। अगर तुम ऐसी बातें करते रहे तो 1999 की बातें सबके सामने आ जाएंगी। उफ, ये तो मुश्किल है। क्या किन लैंग ने भी उस समय गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? लाइव स्ट्रीम शुरू होते ही चैट में कमेंट्स की बाढ़ आ गई। निर्देशक चेन मॉनिटर के पीछे बैठे नाश्ते की चाय की एक घूंट ली और उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। लगभग सभी टिप्पणियां किन लैंग के बारे में थीं। वास्तव में किन लैंग आज जा रहा है, जिससे निश्चित रूप से दर्शक शिकायत करेंगे और यहां तक कि उसकी कड़ी आलोचना भी करेंगे। इसके लिए पहले ही उनके शो की प्रोडक्शन टीम को दोषी ठहराया जा चुका है।
मशरूम हाउस के अंदर शिया अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए धैर्यपूर्वक किन लैंग के बगल में बैठी कंप्यूटर स्क्रीन को घूर रही थी और संदेह भरी निगाहों से दाव से पूछा, तुम क्या लिख रहे हो? किन लैंग ने तिरस्कारपूर्वक आंखें घुमाईं। तुम्हें क्या लगता है, मुझे किसने बताया कि आजकल अच्छी फिल्मों के ऑफर नहीं आ रहे हैं और मुझे उन उत्पादों का विज्ञापन करना पड़ेगा? अगर मुझे कोई अच्छा फिल्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो क्या आप भविष्य में किसी और को खुद को बेचने की कोशिश नहीं करेंगे? तो यह एक अनोखी पटकथा है। किसी कारणवश जब दाव उसे डांट रहा था तो शिया को जरा भी नाराजगी महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे अंदर से एक सुखद अनुभूति हुई। क्या कल रात की उसकी शिकायत की वजह से किन लैंग ने आज सुबह सबसे पहले स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिया? क्या सिर्फ इसलिए कि वह चैनल का विज्ञापन न ले? हैरानी की बात यह है कि किन लैंग के मन में वह अभी भी एक महारानी के समान ही सम्मान रखती है। रोमांस, आइडल ड्रामा या पारिवारिक ड्रामा? शिया ने एक जिज्ञासु बच्चे की तरह पूछना जारी रखा। आज मनोरंजन जगत में ये दोनों प्रकार के नाटक बेहद लोकप्रिय हैं। शिया ने अपने करियर की शुरुआत रोमांटिक नाटकों से की और ड्रैगन कंट्री में शीर्ष स्टार बन गईं। किन लैंग ने सिर हिलाया। दोनों में से कोई नहीं, वुक्सिया। शिया ने विनम्रतापूर्वक दाव को याद दिलाया, किन लैंग, वर्तमान बाजार में वुक्सिया ड्रामा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। कई बेस्टसेलर वुक्सिया उपन्यासों को टीवी सीरीज में रूपांतरित किया गया है जो फ्लॉप हो गए हैं। रोमांस ड्रामा और जासूसी ड्रामा थोड़े बेहतर हैं, कम से कम उनकी अच्छी प्रतिष्ठा है और वे फ्लॉप नहीं होंगे। किन लैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, चिंता करने की कोई बात नहीं, ये तो बस एक उपन्यास लिखना है। चाहे वह पूरी तरह फ्लॉप हो जाए या वायरल सनसनी बन जाए, मैं इस नाटक की शूटिंग जरूर करूंगा। अगर आप इसमें अभिनय नहीं करना चाहते तो मैं आपको मजबूर कैसे कर सकता हूं? इसके अलावा क्या ये सचमुच सच है कि इसे कोई नहीं देखेगा? वुक्सिया की दुनिया में श्री जिन का अस्तित्व किस स्तर का है? किसी दूसरी समानांतर दुनिया में इन उपन्यासों को कितनी बार फिल्मों और टेलीविजन श्रृंखलाओं में रूपांतरित किया गया है? हर बार ये गर्मागर्म बहसों की लहर पैदा कर देता है। ड्रैगन कंट्री में तो ऐसा होता ही है, जहां मिस्टर किम पहले कभी नहीं दिखे हैं। बेशक मैं अभिनय करूंगी। मैं अभिनय क्यों नहीं करूंगी? कोई तो बेवकूफ़ बनने को तैयार है और मुझे ये तनख्वाह पाकर खुशी होगी। भला किसे ज़्यादा पैसे होने की शिकायत होगी? शिया ने किन लैंग को बड़े ही आकर्षक अंदाज में तिरस्कार भरी नज़र से देखा। किन लैंग इस फिल्म को फाइनेंस कर रहे हैं और उन्होंने खुद ही इसकी पटकथा लिखी है, इसलिए वह निश्चित रूप से इस पर नज़र रखेंगे। मुख्य अभिनेत्री होने के नाते वह सेट पर इतना समय बिताती हैं, तो क्या उनके पास किन लैंग के साथ बिताने के लिए और भी अधिक समय नहीं होगा? इससे ज़्यादा मैं और क्या मांग सकता हूँ? किन लैंग ने टाइप करना बंद कर दिया, अपना सिर घुमाया और उत्सुकता से दाव से पूछा, मैं पूछना भूल गया, अब आपको नाटक में अभिनय करने के लिए कितना भुगतान मिलता है? शिया ने अपना सिर झुकाया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें उलझन से भरी हुई थीं। किन लैंग ने खांसते हुए समझाया, ये तो तनख्वाह की बात है। आप मुझे जो भी उचित समझें दे सकते हैं। शिया हंस पड़ी। आपका छोटा भाई बड़ा निर्देशक बनेगा तो उसकी बड़ी बहन होने के नाते मैं आपकी मदद कैसे न करूं? अगर आपका यही मानना है सीनियर सिस्टर, तो मुझे इस स्क्रिप्ट का बहुत ध्यान से अध्ययन करना होगा। मैं सिर्फ इसलिए कोई खराब फिल्म नहीं बना सकता क्योंकि आपने मुझे ऐसा चेहरा दिया है ना? उद्धरण चिन्ह। किन लैंग ने गंभीर भाव से कहा, यह तो हद से ज़्यादा अपमानजनक है। इससे सीनियर सिस्टर के अभिनय करियर पर। ठीक है, चलिए कोई ऐसा समय निकालते हैं जब हमारे पास कुछ खाली समय हो और हम सब साथ में अंदर जाकर स्क्रिप्ट का ठीक से अध्ययन करें। ... जैसे ही अगला मेहमान आया, आखिरकार पिछले मेहमान के जाने का समय आ गया। लाइव स्ट्रीम में मौजूद दर्शक अलविदा कहने के लिए अनिच्छुक थे और चैट में किन लैंग को रुकने के लिए कहने वाले संदेशों की भरमार थी। हालांकि निर्देशक चेन ने उन्हें रुकने के लिए मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंततः वह किन लैंग की व्यक्तिगत इच्छाशक्ति पर काबू नहीं पा सके। दुर्भाग्यवश वह शो में आंशिक रूप से शिया के अनुरोध के कारण और आंशिक रूप से शो का उपयोग करके अपनी प्रसिद्धि को थोड़ा फैलाने के लिए आया था। दर्शकों के सामाजिक दायरे। नहीं, पिछले एपिसोड में यह दिखाया गया था कि कोई व्यक्ति कितना भी प्रसिद्ध क्यों न हो, समय बीतने के साथ साथ दर्शक उसे भूल ही जाते हैं। लेकिन जो कलाकृतियां बची रहेंगी वे पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहेंगी। उदाहरण के लिए, बचपन गाना 24 घंटे से भी कम समय में ट्रेंडिंग टॉपिक्स की सूची में शीर्ष 10 में शामिल हो गया है और यहां तक कि एक प्रसिद्ध संगीत चार्ट के शीर्ष 5 में भी जगह बना ली है। ये तो बस शुरुआत है, आने वाले समय में इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ेगी। क्या आपको नहीं लगता कि समानांतर दुनियाओं में बचपन प्रमुख विश्वविद्यालयों में लंच ब्रेक के दौरान बजाया जाने वाला एक अनिवार्य गीत बन गया है? इसकी लोकप्रियता व्यावहारिक रूप से आम जनता की लोकप्रियता के बराबर थी। किन लैंग की तरह, जिन्होंने एक्सोरसाइजिंग डेमन गाजियन दाओ उपनाम का इस्तेमाल किया, निर्देशक चेन ने कार्यक्रम के एक अन्य कॉलम में द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज को अपडेट करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने बताया कि महिला मुख्य भूमिका में सुपरस्टार शिया थीं।
शिया के प्रशंसकों की संख्या कितनी है? करोड़ों में। यह उपन्यास एक क्लासिक है और सुपरस्टार शिया द्वारा स्वयं इस उपन्यास पर आधारित टीवी श्रृंखला में अभिनय करने की पुष्टि करने से उपन्यास जगत में भारी हलचल मच जाएगी। मनोरंजन जगत के लिए यह एक ऐसा बम है जो कभी भी फट सकता है। इससे व्यापक ध्यान आकर्षित होगा। बीते समय में शिया अभिनीत कौन सा टीवी ड्रामा ऑनलाइन जबरदस्त हिट नहीं हुआ? मशहूर होने की चाह रखने वाले अभिनेता अच्छी स्क्रिप्ट के अलावा लोकप्रियता की लहर पर सवार होने के लिए इस तरह के गारंटीशुदा हिट आईपी पर भी निर्भर रहते हैं। अब जब शिया को मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुना जा चुका है तो द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज में सिर्फ एक ही महिला मुख्य भूमिका में नहीं है। दूसरी मुख्य अभिनेत्री मू नियांसी हैं, साथ ही हुआ जेंग भी हैं। यहाँ तक कि मेई चाओफेंग को भी अभिनेत्रियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार इस भूमिका को कौन निभाएगा, इसका फैसला किन लैंग ही तो करेगा, है ना? किसे चुनना है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अभिनेत्रियां भूमिकाओं में कितनी अच्छी तरह फिट बैठती हैं और पटकथा पर चर्चा करते समय वे कितनी रुचि दिखाती हैं। सभी को गले लगाकर अलविदा कहने के बाद पेंग पेंग एक तरफ खड़ा हो गया, आधी मुट्ठी भींचकर और तर्जनी उंगली से माथे को छूते हुए उत्सुकता से बुदबुदाया, मेरी बहन कहाँ है? किनलांग जा रहा है और मैंने उसे विदा करने आते नहीं देखा। हुआंग ने आह भरी, सिर हिलाया और रसोई की ओर मुड़ गया। शिक्षक ने झिझकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, युवती, वह इस तरह की विदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। भविष्य में जब समय मिलेगा तो हम ऑफलाइन संपर्क में रह सकते हैं। किनलैंग ने सिर हिलाया, 2 सूटकेस उठाए और गांव के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। रास्ते में शिया के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। कुछ तो गड़बड़ है। सबने देखा है कि पिछले 2 दिनों में जी फैंग कैसा व्यवहार कर रही है। ये नामुमकिन है कि वह तुम्हें बिना अलविदा कहे जाने दे। अगर कोई बहुत शर्मीला भी हो तो भी वो आपको कुछ देने से मना तो नहीं करेगा, है ना? इसमें अजीब क्या है? वह तो बस एक छोटी लड़की है और इस उम्र में शायद उसके अपने छोटे मोटे विचार होंगे। किनलैंग ने बेपरवाही से कहा और तभी सिस्टम की सूचना सुनाई दी। डिंग, भाग्य की पुत्री। जी फैंग भावनात्मक रूप से अभिभूत हो गई। बधाई हो मेजबान, आपने भाग्य खलनायक अंक जोड़ 500 प्राप्त कर लिए हैं। यह आवाज़ सुनते ही किनलैंग को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है। इतने हंगामे के बाद आखिरकार पता चला कि जी फैंग ने उसे लिफ्ट देने से मना कर दिया था। वह कैमरे के सामने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करना चाहता था। तो क्या उन्होंने बराबरी कर ली है? उसने अनजान होने का नाटक किया, गहरी सांस ली और कहा, दरअसल मैंने यह उपन्यास इसलिए नहीं लिखा और निर्देशक चेन से कार्यक्रम में एक विशेष कॉलम खुलवाकर लोगों को आकर्षित करने का प्रयास किया, बल्कि सिर्फ अपना नाम कमाने के लिए ऐसा किया। उद्धरण चिन्ह। सबसे महत्वपूर्ण बात, सीनियर सिस्टर, आप मनोरंजन जगत की एक बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं। कंटेंट कितना भी अच्छा क्यों न हो, किसी भी ड्रामा में आपकी उपस्थिति ही उसे एक नए स्तर पर ले जाती है और पूरे देश में चर्चा का विषय बना देती है। जी फैंग युवा और दयालु है, लेकिन उसके पास कोई प्रतिनिधि कार्य नहीं है। केवल एक वैरायटी शो पर निर्भर रहना दीर्घकालिक समाधान नहीं है। मनोरंजन उद्योग में टिके रहने के लिए उसे प्रतिनिधि कार्यों की आवश्यकता है। समानांतर दुनिया, कृपया इसे व्यक्तिगत रूप से न लें। इस उपन्यास द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज के बारे में मैंने मूल रूप से अपनी छोटी बहन को एक भूमिका निभाने के लिए चुना था। चूंकि आप एक वरिष्ठ होने के नाते उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं और मनोरंजन जगत को ये भी दिखा सकते हैं कि आप उसका साथ देंगे, तो भला कौन उसे धमकाने की हिम्मत करेगा? शिया ने मुंह फुला लिया, उसकी खूबसूरत आंखों में आक्रोश भर गया, उसका दिल ईर्ष्या से धड़क रहा था। उसने अपनी पतली उंगली से किनलैंग के माथे को छुआ और उसे बुरी तरह डांटा। वाह, मोटी भौहों और बड़ी बड़ी आंखों वाले किनलांग, मुझे पता ही नहीं था कि आप इस तरह के इंसान हैं। सीधे शब्दों में कहें तो आप सिर्फ मेरे नाम का इस्तेमाल जी फैंग के लिए रास्ता बनाने के लिए करना चाहते हैं, है ना? नहीं तो क्या? किनलैंग ने अपनी मासूम बड़ी आंखों को झपकाया। इस समय वह किसी भी अन्य इच्छा को प्रकट नहीं कर सकता था। बिना शर्त दान देना यदि बहुत लंबे समय तक चलता रहे तो सस्ता हो जाएगा। जितनी अधिक बार ऐसा होगा उतनी ही अधिक हलचल मचाना आवश्यक होगा, अन्यथा अच्छे इरादों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसके अलावा वह ये बात शिया से नहीं कह रहा था। डिंग, नियति का पुत्र। जी फैंग भावनात्मक रूप से अभिभूत हो गया। बधाई हो मेजबान, आपने नियति खलनायक अंक जोड़ 500 प्राप्त कर लिए हैं। डिंग, भाग्य के पुत्र। जी फैंग की लोकप्रियता बढ़ गई है। बधाई हो मेजबान, आपने 500 भाग्य खलनायक अंक प्राप्त कर लिए हैं। डिंग, भाग्य के पुत्र। जी फैंग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। बधाई हो मेजबान, आपने भाग्य खलनायक अंक जोड़ 1000 प्राप्त कर लिए हैं। टाइलों से बने एक घर के बगल में छिपा हुआ जी फैंग ये सुनकर अपना मुंह ढक लिया और उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। जो वह सोचती थी, जो वह मानती थी, अंततः वह सिर्फ उसकी सोच ही थी। पता चला कि किनलैंग वास्तव में उसकी परवाह नहीं करता था,
वह तो बस शिया की प्रसिद्धि का इस्तेमाल करके उसे मनोरंजन उद्योग में पैर जमाने में मदद करना चाहता था। ये कैसे हो सकता है? मुझे उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार क्यों करना चाहिए? हालांकि जाने और विदा होने का समय हो गया था, फिर भी वह चुपचाप किनलैंग की विदा होती आकृति को देखती रही और अपने दिल में इस सच्ची भावना को छिपाए रखी। नतीजतन उसने अनजाने में ये बातें सुन लीं, जिससे उसके लिए अब और छिपना असंभव हो गया। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह तुरंत बाहर निकल आए। आखिर वहां बाहरी लोग भी थे और शिया भी वहीं थी। वह बस झांक कर फुसफुसाया, भाई किन, मच्छरों और मक्खियों की तरह ये नर्म, चिपचिपा और नाजुक होता है। मैं जाकर देखता हूँ, किनलैंग ने शिया से कहा और टाइल की छत वाले छोटे से घर की ओर चल पड़ा। दाओ ने उत्सुकता से पूछा, मशरूम हाउस में एक नई मेहमान आई है, एक लड़की, और उससे बात करने के बजाय तुम यहाँ हो। मुझे भी नहीं पता। जी फैंग ने कुछ अचंभित होकर सिर हिलाया। तुम्हारे जाने की खबर सुनकर मैं बेचैन और भयभीत हो गया था। जब तक मुझे होश आया, मैं यहाँ पहुँच चुका था। आसपास कोई न होने और कैमरे द्वारा फिल्माए जाने की चिंता किए बिना उसने धीरे से कुछ बुदबुदाते हुए किनलैंग को गले लगाया और उसकी बाहों में सिमट गई। जी फैंग, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, कृपया ऐसा मत करो। किनलैंग ने खुद को रोकते हुए उसकी पतली, खूबसूरत पीठ को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। जी फैंग पके हुए केकड़े की तरह शर्म से लाल हो गया। इस क्षण उसने अपने सारे संकोच को किनारे रख दिया। जैसे ही उसने किनलैंग को गले लगाया, उसे लगा कि सब कुछ सार्थक हो गया। भाई किन, मैंने आपके बड़े भाई से सुना है कि आप एक उपन्यास लिख रहे हैं और बाद में उस पर एक टीवी सीरियल बनेगा। जी फैंग, किनलैंग की बाहों में सिमटा हुआ, अपना सिर पीछे की ओर झुकाए हुए था। उसकी बड़ी बड़ी नम आंखें तारों की तरह चमक रही थीं। हाँ, क्या हुआ? किनलैंग ने असमंजस में सिर हिलाया, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। जी फैंग ने चिंता से दाओ से पूछा, तो फिर आप उपन्यास क्यों लिख रहे हैं, भाई किन? दाओ, आपके पास पैसों की कमी नहीं होनी चाहिए। वह उस उत्तर को सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही थी। लेकिन किनलैंग ने मन ही मन आह भरी, क्या ये सब सीनियर सिस्टर से संबंधित नहीं है? आप जानते हैं कि मनोरंजन जगत में शिया का क्या रुतबा है, उसके कितने प्रशंसक हैं। उनकी जैसी प्रतिभा को जरूरत से ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया जा रहा है। अगर उनकी प्रतिष्ठा में ज़रा सी भी गिरावट आई तो इससे भारी उथल पुथल मच जाएगी। काफ़ी समय से शिया के कोई नए टीवी ड्रामा या फिल्में प्रसारित नहीं हुई हैं, अन्यथा आप उन्हें इस वैरायटी शो में नहीं देख रहे होते। आपको पता नहीं, सिस्टर शिया को अपनी प्रसिद्धि बनाए रखने के लिए लगभग शनेल के लॉन्जरी विज्ञापन में काम करना पड़ा था। मैं नहीं चाहती कि इतने सारे दर्शक सिस्टर शिया का फिगर देखें। उपन्यास लिखना कठिन है और अक्सर इसमें बहुत अधिक मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है, फिर भी मुझे ये शिया के लिए करना ही होगा। बोलते समय किनलैंग अपने बालों को खींच रहा था, जिससे ऐसा लग रहा था मानो वह कथानक के बारे में बहुत ही कष्टदायक विचारों से गुजर रहा हो। जी फैंग परेशान लग रही थी और उसने अनजाने में उसकी कही हुई बातों के पहले आधे हिस्से को नज़रअंदाज कर दिया। शिया के लिए मुझे डर नहीं लग रहा है। उसने पहले शिया से ऐसा नहीं कहा था। उसे लगा कि भाईकिन को उसके सामने यह उसके भले के लिए है जैसी बातें कहने में शर्म आती है। ठीक अपनी ही तरह वह कभी कभी किसी की भलाई के लिए चुपचाप बहुत कुछ कर देती है, लेकिन जब वह उस व्यक्ति के पास पहुंचती है तो वह एक शब्द भी कहने में बहुत शर्म महसूस करती है। वह उस भावना को समझती थी। कोई बात नहीं, मनोरंजन जगत में अच्छी पटकथाएं भले ही दुर्लभ हों, लेकिन पूरी तरह से नदारद नहीं हैं। वरना शिया बहन आज इस मुकाम पर न पहुंच पाती। किन भाई, आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जी फैंग ने इस विषय पर अपनी बात जारी रखी। देखने में तो वह किनलैंग को सलाह दे रही थी कि वह इतनी मेहनत न करे और शिया के बारे में इतनी चिंता न करे, लेकिन असल में वह प्रत्यक्ष रूप से किनलैंग को यह बता रही थी कि वह नहीं चाहती कि वह प्रसिद्धि के लिए इतनी मेहनत करे। किनलैंग इस छोटी सी साजिश से अनजान नहीं हो सकता था, लेकिन इसमें उन्हें दोष कौन दे सकता था? आखिर कोई तो चुपके से उनकी बातें सुन ही रहा था। वह केवल दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिला सका, ये भी ठीक नहीं है। मनोरंजन उद्योग एक बड़ा गंदा नाला है। कौन जाने अच्छे स्क्रिप्ट वाले उन निर्देशकों के क्या बुरे इरादे हो सकते हैं। शिया बहन बहुत खूबसूरत और सुपरस्टार हैं और उनकी प्रसिद्धि उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा देती है। इसके अलावा हाल के वर्षों में कोई अच्छी फिल्में रिलीज नहीं हुई हैं। अगर ये निर्देशक इसका फ़ायदा उठाएं तो क्या होगा? मैं नहीं चाहता कि शिया एक घटिया स्क्रिप्ट के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी करे। मुझे थोड़ी बहुत कठिनाई या थकान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक मैं किसी की मदद कर सकूं। जी फैंग अभी भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था और किनलैंग अभी भी बोल रहा था। एक व्यक्ति अपने बारे में बात कर रहा था और दूसरा शिया के बारे में बात कर रहा था। पूरी तरह से असंबंधित विषयों को जबरदस्ती एक साथ जोड़ दिया गया है। जी फैंग की समझने की क्षमता हमेशा से ही काफ़ी अच्छी रही है। किनलैंग ने सिस्टम के भुगतान नोटिफिकेशन को चेक करते हुए आह भरी। डिंग, नियति की पुत्री। शिया को गुस्सा आ रहा है। बधाई हो मेज़बान, आपने नियति खलनायक अंक जोड़ 500 प्राप्त कर लिए हैं।
डिंग, नियति की पुत्री शिया बेहद नाराज थी। बधाई हो मेज़बान, आपने नियति खलनायक अंक जोड़ 1000 प्राप्त कर लिए हैं। डिंग, नियति की पुत्री शिया गहरी नाराजगी के बावजूद सफलतापूर्वक ठीक हो गई है और मेजबान के प्रति उसके स्नेह में भी तीव्र वृद्धि हुई है। बधाई हो मेजबान, आपने नियति खलनायक अंक जोड़ 10,000 प्राप्त कर लिए हैं। पास ही छिपकर बातें सुन रहे शिया के दिल में आक्रोश की लहर दौड़ गई। आपका क्या मतलब है कि वह सिर्फ प्रसिद्धि के लिए शनेल के लॉन्जरी विज्ञापन को स्वीकार कर लेगी? आपका क्या मतलब है जब आप कहते हैं कि वह एक अच्छी स्क्रिप्ट के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध भी काम कर सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि किनलैंग की नज़र में उसकी कोई सीमा ही न हो? क्या ऐसा हो सकता है कि किनलैंग की नज़र में वह उस तरह की महिला सेलिब्रिटी हो जो प्रसिद्धि के लिए अपनी मासूमियत का त्याग कर देगी? बहुत बढ़िया, वो बेवकूफ़ किनलांग, वो उसे किस तरह की इंसान समझता है? शिया के मन में दाव ने किनलांग को हजारों या लाखों बार कोसा था। अपना क्रोध निकालने के बाद वह फिर से अपने आप से कुछ बुदबुदाने लगा। ऐसा लगता है कि किनलैंग की सोच निराधार नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब एक बारूदी सुरंग थी जिसे उसने पहले से ही अपने लिए बिछाया था। ठीक है, उसने स्वीकार किया कि उसे देर रात किनलैंग को वे तस्वीरें नहीं भेजनी चाहिए थीं और न ही उसे यह झूठी कहानी गढ़नी चाहिए थी कि वह चैनल के विज्ञापन के लिए जा रही है। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि किनलैंग और जी फैंग दिन के दौरान हमेशा एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं और खेतों में उनका प्यारा रोमांस पनपता है? एक लड़की होने के नाते वह इस संकट को कैसे नहीं भांप सकती थी? एक बड़ी बहन होने के नाते जिसे किनलैंग पर क्रश है, उसके द्वारा अपनी शानदार काया की कुछ कलात्मक सेल्फी पोस्ट करने में क्या गलत है? कितना बड़ा पाखंडी है! शिया ने अपनी छोटी मुट्ठियां भींच लीं, दांत पीसते हुए बड़बड़ाने लगी। किनलैंग ने कहा कि वह जी फैंग के लिए उपन्यास लिख रहे थे और टीवी सीरियल बना रहे थे। वास्तविकता क्या है? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि वह चैनल के विज्ञापन अभियान में हिस्सा ले लेगी? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि अच्छी पटकथा के लिए बुरे निर्देशकों द्वारा उसे धमकाया जा सकता है? शिया किस तरह की इंसान है? भले ही उसकी प्रसिद्धि धराशायी हो जाए, भले ही वह किसी सुपरस्टार के चंगुल से गिर जाए, तो क्या हुआ? जब तक किनलैंग उसके साथ रहने को तैयार है तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि उसकी सारी प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है? शिकायत करने के बाद शिया को ऐसा महसूस हुआ मानो उसने शहद खा लिया हो। ऐसा लगता है कि उसका एक छोटा भाई है जो उसकी परवाह करता है, लेकिन वह सिर्फ पाखंडीपन दिखा रहा है। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। जी फैंग को अलविदा कहने के बाद किनलैंग वापस रास्ते पर लौट आया, जहां शिया पहले ही आगे जाकर उसका इंतजार कर रही थी। उसने नखरे से आंखें घुमाईं और अपना सूटकेस आगे बढ़ाया। क्या अलविदा कहने में इतना समय लग रहा है? तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते, है ना? अगर तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते तो यहीं रुक जाओ। क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे तुम कुछ ही देर के लिए गए थे। मुझे लगता है मैंने तुम्हें किसी तरह नाराज कर दिया है। किनलैंग ने हैरानी भरे अंदाज में अपने सिर के पीछे खुजली की। शिया ने गुस्से से कहा, उसकी आवाज़ धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। तुमने मुझे नाराज कर दिया है। आपको मेरे बारे में झूठी कहानियां गढ़ने का अधिकार किसने दिया? मैंने जो तस्वीरें ली थीं वे सिर्फ आपको ही दिखाई गई थीं। बाद में स्पष्टीकरण अस्पष्ट और धुंधली ध्वनि की तरह निकले। संभवतः केवल शिया ही समझ पा रहे थे कि दाव क्या कह रहे थे। मैंने आपकी बात ठीक से नहीं सुनी। आपने क्या कहा? कुछ नहीं, चलो चलते हैं। शिया अपने लंबे खूबसूरत पैरों से आगे बढ़ती है, उसके साहसी कदम अडिग हैं और वह पीछे मुड़कर नहीं देखती। कुछ देर बाद उसने पीछे मुड़कर किनलैंग को देखा, जो काफी पीछे छूट गया था, और वह अपनी गति धीमी करने को मजबूर हो गई। जब दोनों करीब आ गए तो वह अनजाने में ही किनलैंग के पास चली गई, उसका हाथ पकड़ लिया और थोड़ा शर्मा गई, साथ ही थोड़ा असहज भी महसूस कर रही थी। आखिरकार ये पहली बार था जब उसने किसी पुरुष के साथ हाथ मिलाने की पहल की थी। कुछ देर बाद जब उसने देखा कि किनलैंग ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह उसके करीब गई और लगभग अदृश्य रूप से अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। मैंने अपना सिर पीछे झुकाया और उसके चेहरे के हाव भाव को देखा। ड्रैगन किंगडम की रानी और वीबो पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाली शिया प्यार के जाल में फंसी एक छोटी बच्ची की तरह है। उसकी खूबसूरत आंखों में मोह का भाव झलक रहा है। ऐसे समय में अगर जगह अलग होती तो शायद वह किनलैंग द्वारा किए गए किसी भी काम पर आपत्ति नहीं जताती। दोनों एक चौड़ी सड़क पर पहुंचे और उस मर्सिडीज बेंज में बैठ गए जो उनका इंतजार कर रही थी। पीछे की सीट पर बैठी शिया अब भी किनलैंग का हाथ नहीं छोड़ रही थी और उससे चिपकी हुई थी। यहाँ तक कि ड्राइवर जून जी भी उसे इतना अनिच्छुक देखकर मन ही मन युवा मालिक को शाबाशी दिए बिना नहीं रह सका। वाह अद्भुत! उसने क्या देखा? मनोरंजन जगत की रानी शिया एक प्रेम में डूबी छोटी बच्ची की तरह अपने युवा स्वामी की छाती से लिपट जाती है। अगर यह खबर बाहर फैल गई तो कल ड्रैगन कंट्री का पूरा मनोरंजन उद्योग शायद हिल जाएगा और आपको किसी भी अखबार के पहले पन्ने पर कोई और खबर देखने को नहीं मिलेगी। गुरुजी, क्या आप कृपया आज आपने जो देखा है उसे न फैलाएं?
जब हम आपको हवाई अड्डे ले जाएंगे तो कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मेरे सहायक आपसे गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करवा लेंगे। कीमत पर बातचीत की जा सकती है। शिया जूनजी के किची का सामना कर रही थी और उन्होंने इस पर चर्चा शुरू कर दी। वह जानती थी कि दाव का व्यवहार कुछ ज्यादा ही उत्सुक था, जो अनुचित था, खासकर तब जब बाहरी लोग देख रहे थे। लेकिन हवाई अड्डे पर किनलैंग से बिछड़ने के ख्याल ने जल्द ही उसे चिंता से भर दिया। ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे दिल के बाएं हिस्से में अचानक तेज दर्द हुआ हो, मानो कोई मुझे सुई से चुभो रहा हो। अभी किनलांग के करीब जाने से ही मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो सकता है। अगर उसका कार्यक्रम पहले से तय न होता और अगर उसे अनुबंध के उल्लंघन के लिए भारी भरकम मुआवजा न देना पड़ता तो वह आज इतनी दयनीय स्थिति में न होती। बिछड़ने पर ही हमें दाव का एहसास हुआ। किनलैंग के महत्व को समझने के बाद ही उसे समझ आया कि दाव, ये दोहरे चरित्र वाला व्यक्ति, उसके दिल को पूरी तरह से भर चुका था। तुमने तो गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी सोची और लोगों को अलग थलग करने की कोशिश की, इतना हंगामा क्यों मचाया? क्या तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि ड्राइवर अपना वादा नहीं निभाएगा? अगर कोई उसे गोपनीयता समझौते को तोड़ने के लिए पर्याप्त पैसे की पेशकश करे तो क्या होगा? किनलैंग ने अपनी उंगली बढ़ाकर शिया के चिकने माथे को धीरे से थपथपाया। शिया ने बड़बड़ाते हुए कहा, खैर, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। इसमें क्या बुराई है? मैं बस तुम्हारा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ, तो क्या हुआ? किनलैंग को हंसी आ गई। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, बल्कि मुझे लगता है कि तुम और भी साहसी हो सकते हो। हालांकि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे आपकी प्रतिष्ठा की चिंता है। आखिरकार पॉप की रानी शिया का मनोरंजन जगत में कभी कोई विवाद नहीं रहा है। उनके कई प्रशंसक रानी की कृपा पाने का सपना देखते हैं। अगर खबर लीक हो गई तो क्या होगा? क्या आपको फॉलोअर्स खोने का डर नहीं है? बेशक मैं डरी हुई हूँ। शिया की खूबसूरत आंखों में दर्द झलक रहा था, उसकी आवाज़ मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लेकिन मेकअप खोने से ज्यादा मुझे तुमसे बिछड़ने का डर है। धीमी आवाज़ में होने वाली फुसफुसाहट को सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट रूप से सुनना मुश्किल होता है, लेकिन किनलैंग और जूनजी दोनों ही सामान्य लोग नहीं हैं। शारीरिक क्षमता में जबरदस्त उछाल आया है। किनलैंग की तो बात ही छोड़िए, जूनजी भी शायद अब तक 100 का आंकड़ा पार कर चुका होगा। शिया की गुनगुनाहट सुनकर मुझे लगा जैसे मेरी हड्डियां पिघल रही हों। युवा गुरु से यही उम्मीद थी। ये तो वाकई कमाल है। मैं शिया को 1 महीने से भी कम समय से जानता हूँ, है ना? उन्होंने साथ में केवल कुछ ही दिन बिताए और जब अलग होने का समय आया तो शिया जैसी सुपरस्टार ने भी अपनी पहचान उजागर होने का जोखिम उठाया और एक अजनबी के साथ गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए भारी कीमत चुकाए। क्या सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ पल के लिए कार में छोटे मालिक के साथ आराम से बैठ सकूं? ये तो सरासर शर्मनाक है। जूनजी को एक समय लगा था कि उसे युवा गुरु की सच्ची शिक्षाएं प्राप्त हो गई हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है ये तो फर्का कोड भी नहीं है। यदि युवा शिक्षक महासागर विश्वविद्यालय के मत्स्य पालन विभाग में कोई पाठ्यक्रम पढ़ाते तो जूनजी सबसे पहले दाखिला लेने वालों में से एक होते। दिवालिया, घुटनों के बल बैठकर व्याख्यान सुने। ठीक है, बाधा बढ़ाओ। क्या तुम्हें इसकी लत लग रही है? किनलैंग ने अपने सामने खड़े जूनजी पर आंखें घुमाईं। जूनजी ने अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजली की, एक बटन दबाया और एक चरमराहट की आवाज़ के साथ एक गहरे रंग का विभाजन तेजी से ऊपर उठ गया, जिससे आगे और पीछे की पंक्तियां पूरी तरह से अलग हो गईं। शिया ने इस अजीब दृश्य को आश्चर्य से देखा। किनलैंग ने उसके चिकने गाल को चुटकी भरते हुए कहा, यह मेरा अपना अंगरक्षक है। किसी गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं है और खबर फैलने की चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आप और भी साहसी बन सकते हैं। पीछे मत हटिए, डरिए मत। तुम बड़े बेवकूफ़ हो। तुम किनलैंग, तो आखिर तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। शिया ने किनलैंग पर झपट्टा मारा और एक पागल छोटी जंगली बिल्ली की तरह उस पर बेतहाशा खरोंचें मारी, यहाँ तक कि उसके सूट के नीचे पहनी हुई सफ़ेद कमीज को भी फाड़ दिया। कुछ देर तक शोर मचाने के बाद शिया आखिरकार हौंफते हुए शांत हुई। उसने तकिए पर सहारा लिया और किनलैंग की आंखों में देखा। वे दोनों बहुत करीब थे। वह किनलैंग की सांस महसूस कर सकती थी और उसके चेहरे के बारीक रोमछिद्रों और उसकी आंखों की गहराई को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। वाह वाह! सांस लेने की आवाज़ अनियमित और कुछ हद तक अव्यवस्थित हो गई। शिया को अचानक एहसास हुआ कि वह कुछ हद तक बेतुकी बात कर रही है। सच कहूँ तो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि एक दिन किसी लड़के के साथ उसका रिश्ता इतनी जल्दी विकसित हो जाएगा और उस रूप में बदल जाएगा जैसा कि अब है। मनोरंजन उद्योग में अपने करियर और चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान के बावजूद उन्होंने हमेशा एक मजबूत आंतरिक दीवार बनाए रखी है, जिसके भीतर वह अपनी आंतरिक कमजोरी को मजबूती से सुरक्षित रखती हैं। यहाँ तक कि तियानहाई शहर में किनलैंग के साथ अपने पहले पुनर्मिलन के दौरान भी उसने कभी दीवारें नहीं खोलीं।
ये स्पष्ट नहीं है कि दाओ के साथ कब और क्या हुआ, लेकिन किसी तरह किन लैंग ने दाओ की दीवार पर एक सुरक्षा दरवाजा लगा दिया और शिया ने खुद किन लैंग को चाबी सौंप दी। हम लगभग हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं, मजाक करना बंद करो। किन लैंग ने सीट के कुशन का सहारा लेते हुए उठने की कोशिश की। शिया ने, एक ऐसी ताकत से जिसका स्रोत शिया को पता नहीं था, किन लैंग के आधे उठे हुए शरीर को वापस नीचे दबा दिया। किन लैंग की पुतलियां फैल गईं। उसने मुश्किल से निगलते हुए हकलाते हुए कहा, याया, तुम क्या कर रही हो? कहीं तुम मुझे चूमने की कोशिश तो नहीं कर रही हो? ये सुनकर शिया को ऐसा लगा मानो किसी ने संकट की घड़ी में आग में घी डाल दिया हो। अर्थ क्या है? क्या इसका मतलब यह है कि उसे चूमने की अनुमति नहीं है या कुछ और? नाखुश हो, उसे नापसंद करते हो। मैंने उसे मना किया था, फिर भी उसने मुझे चूमने की जिद की। खुद से कुछ बुदबुदाते हुए उसने अपना सिर नीचे किया और किन लैंग के मुंह को अपने मुंह से ढक लिया। उसका मुंह अनाड़ीपन और बेढंगेपन से कुतरने लगा, जिससे वह अपनी बेचैनी को व्यक्त कर रहा था। उसी समय शिया को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि किन लैंग को चूमने से उसकी बाईं छाती में हो रहे तेज, चुभने वाले दर्द से राहत मिलने में अधिक प्रभावशीलता दिखाई दी। इसलिए उसने अपनी खूबसूरत आंखें बंद कर लीं और भी ज्यादा बेतरतीब ढंग से व्यवहार करने लगी और बेतरतीब ढंग से कुतरना जारी रखा। किन लैंग ने एक हाथ अपनी बॉडीकॉन स्कर्ट पर और दूसरा हाथ अपने सिर पर रखा। पढ़ाना, इस समय किसी को लड़ाई सिखाने की कोशिश करना तो मूर्खता ही होगी। चुंबन, क्या ये शिया को खुलेआम ये बताने जैसा नहीं है कि वह इस क्षेत्र में अविश्वसनीय रूप से ज्ञानी और असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है? वे न केवल पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि वे शिया से भी ज्यादा सीखने के इच्छुक हैं। काफी समय बाद शिया ने किन लैंग के कॉलर पर एक बड़ा सा चुंबन दिया, जिससे वहां एक गहरा लाल निशान बन गया और फिर संतुष्टि से उसकी बाहों में सिमट गई। उसकी आवाज़ कोमल, चंचल और थोड़ी सिसकती हुई थी, जिसमें एक हल्की सी शिकायत भी झलक रही थी। मैं तुम्हारे लिए एक निशान छोड़ रहा हूं ताकि तुम बाहर जाकर इधर उधर न भटको। अगर दूसरी लड़कियां इसे देखेंगी तो उन्हें पता चल जाएगा, दाओ, कि तुम्हारी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। हवाई अड्डे के मुख्य प्रवेश द्वार पर पूरी तरह से हथियारों से लैस किन लैंग और शिया अनिच्छा से एक दूसरे से अलग हो गए। कार में वापस आकर किन लैंग ने खिड़की खोली, एक सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया, धुएं को बाहर निकाला और अपने कॉलर के नीचे के निशान को रगड़ा ताकि उसके रक्त का प्रवाह तेज हो सके। ये कुछ ही समय में अपने आप गायब हो जाएगा। जूनजी ने अपनी मर्सिडीज बेंज को धीरे धीरे चलाया और शिया के बगल में न बैठने से उसकी शुरुआती झिझक तुरंत गायब हो गई। उसने प्रशंसा जताते हुए दाऊ की पीठ की ओर अंगूठा दिखाया और कहा, युवा स्वामी, आप सचमुच अद्भुत हैं। शिया, वो तो सुपरस्टार हैं। पूरे ड्रैगन साम्राज्य में दाओ को कौन नहीं जानता। शिया, छोटी मालकिन का नाम क्या है? मनोरंजन जगत के बड़े बड़े नाम और यहाँ तक कि कुछ वित्तीय दिग्गज भी शिया के करीब आने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यंग मिस का अनुभव बेहद सुखद रहा। परिणामस्वरूप उन लोगों ने इतने लंबे समय तक लगातार उसका पीछा किया और उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। युवक, आप उससे केवल कुछ ही बार मिले हैं और फिर भी आप। युवती पूरी तरह से मोहित हो गई। अभी जब मैं वहां से निकला तो शिया ने युवती के अनिच्छुक भाव को देखकर कहा कि शायद ये कोई असंभव अनुबंध नहीं था, वह बस जुर्माना भरकर रुक सकती थी। किन लैंग ने धुएं का एक कश छोड़ा और आंखें घुमाईं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं एक नीच इंसान हूं? जूनजी ने झट से अपना सिर हिलाया, ये तो पक्का है। दूसरों को शायद पता ना हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि मुझे, जूनजी को, पता नहीं है? शिया यंग मिस मनोरंजन उद्योग में बेहद थकाऊ जीवन जीती हैं, जहां वे लालची और घमंडी लोगों से घिरी रहती हैं। उनके जीवन का पहला आधा हिस्सा निराशाजनक और लक्ष्यहीन था। युवा स्वामी, आप इसे नीच कैसे कह सकते हैं? आपने शिया यंग मिस को केवल एक घर, एक गर्मजोशी भरा और आरामदायक आश्रय प्रदान किया जो छल कपट से मुक्त था। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था कि और किताबें पढ़ो और ज्ञान प्राप्त करो, लेकिन अपने ज्ञान को बढ़ाने के बजाय तुमने केवल चापलूसी करना ही सीखा है। किन लैंग ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगली बार ज्यादा सावधान रहना। हर समय इन दिखावटी चीजों के बारे में सोचना बंद करो। किन लैंग ने जलती हुई सिगरेट को एशट्रे में फेंक दिया, थोड़ी देर रुका और फिर पूछा, जो हाउ का क्या हाल है? मनोरंजन की श्रेणी में सन ऑफ डेस्टिनी बहुत कमजोर है। किन लैंग के लिए ये सिर्फ एक नौसिखिया है और इसके बारे में हर समय चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले जो निर्देश दिए थे उन्हें याद करते हुए मैंने सोचा कि मुझे कम से कम उनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। जो हाउ, क्या वही पटकथा लेखक हैं? जून जेड के मन में तुरंत जो हाउ की छवि कौंध गई। उसने गहरी सांस ली और कहा, वो बच्चा कितना दयनीय है। स्क्रिप्ट खरीदने के मेरे प्रस्ताव को ठुकराने के बाद उन्होंने कम कीमत पर बातचीत करने के लिए अन्य प्रकाशकों से संपर्क किया। पता चला कि उस प्रकाशन गृह के मालिक को औरतें पसंद नहीं थीं, उन्हें तो केवल जो हाउ जैसे गोरे सुंदर नौजवान ही पसंद थे। एक व्यापारिक सौदे के दौरान उन्होंने पीने के पानी में मिलावट कर दी।
बाद में जब हमारे लोग जो हाव पर नजर रख रहे थे तो उन्होंने पाया कि यह आदमी जब भी शौच करता था तो फूट फूट कर रोने लगता था। कुआं जून जी की व्याख्या को सुनकर, विशेष रूप से अंत में दिए गए अर्थपूर्ण विराम को सुनकर, भले ही उसने केवल सतही तौर पर ही बात की हो, किन लैंग उसमें छिपी कड़वाहट को समझ गया। उन्होंने लाओ हुआंग और अन्य लोगों से जो हाव के लिए व्यवस्था तो करवाई, लेकिन ये केवल उन्हें दबाने और उनकी पटकथा को बिकने से रोकने के बराबर था। उन्होंने वास्तव में इससे आगे कुछ नहीं किया। अब यह इस स्थिति में पहुंच गया है। यह अप्रत्याशित भी था और तर्कसंगत भी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ज़ीफेंग और शिया दोनों ही भाग्य की बेटियां हैं। इसके अलावा द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज और चाइल्डहुड दोनों ही ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें लेट स्टेज पर फिल्मों में रूपांतरित किया जाएगा। अब ये सब उसके कब्जे में हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो हाव का भाग्य खराब हो गया है, जिससे उसकी समग्र संपत्ति और भी बिगड़ गई है। कार धीरे धीरे सड़क पर आगे बढ़ती गई। जून जी ने गहरी सहानुभूति के साथ जो हाव की पीड़ा का वर्णन करना जारी रखा। चलते समय कुत्ते की गंदगी पर पैर रख देना या गौरैया द्वारा जो हाव के सिर पर बीट कर देना जैसी छोटी छोटी घटनाएं इतनी असंख्य हैं कि उन्हें कुछ शब्दों में वर्णित करना संभव नहीं है। बाकी सब बातों को एक तरफ रख दे तो केवल स्क्रिप्ट की खरीद बिक्री के मामले में ही जो हाव को एक से अधिक बुरे अनुभव हुए हैं। ये तो काफ़ी बुरा था कि प्रकाशकों ने बार बार उनकी रचनाओं को ठुकरा दिया। आखिरकार किसी को उनकी पटकथा पसंद आई, लेकिन उनके साफ सुथरे चेहरे के बजाय उनकी दिलचस्पी उनके शरीर में थी। उन्होंने उन्हें द माइन पर काम करने के लिए बहकाया और वे आज भी दिन रात वहीं काम कर रहे हैं। बेहद भयावह। दूसरी ओर शहर में कहीं किसी गोल्फ कोर्स पर रनवे के बाहर कई ग्लैमरस सोशलाइट्स रनवे के बाहर जमा हो गईं और वहां उतरे काले निजी जेट को देखकर सिर हिलाकर और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। लोग कहते हैं कि गरीब लोग कारों से खेलते हैं, अमीर लोग घड़ियों से। आज मैंने सब कुछ देख लिया। सच में ऐसे लोग भी हैं जो हवाई जहाज से खेल सकते हैं। ये किसकी कार है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैं सचमुच चाहता हूं कि बॉस मुझे गोल्फ खेलना सिखाए। वो पीछे से मेरा हाथ पकड़कर जहां चाहे वहां मार सकता है। जब तक बॉस तैयार है, कुछ भी संभव है। वे सभी उस समूह में परिचित थे। उन संभ्रांत लोगों में कोई भी बाहरी नहीं था, इसलिए कोई संकोच नहीं था। वे सभी ईर्ष्या और आशा से भरे हुए थे। वे चले क्यों नहीं जाते? वे बस इस निजी जेट के मालिक के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें जानने का मौका मिल सके। अगर संभव हो तो वे उन्हें एक उड़ान पर भी ले जा सकते हैं। अगर बॉस मान जाए तो थोड़ी सी मशीन की कंपन और भी बढ़िया रहेगी। आप सब क्या कर रहे हैं? गोल्फ खेलने के बजाय आप सब यहाँ खड़े होकर शो देख रहे हैं। क्या आप मेरे साथ गोल्फ खेलना चाहेंगे? किन लैंग पीछे से चलकर आए और खूबसूरत सोशलाइट्स के समूह को चिढ़ाने वाले भाव से देखने लगी। क्या ये जगह काफ़ी ऊंचाई पर नहीं है? यहाँ से दूर दूर तक देखा जा सकता है और नज़ारों का आनंद लिया जा सकता है। हम काफ़ी देर से खेल रहे हैं और मैं थोड़ा थक गया हूँ। चलिए थोड़ा आराम करते हैं, या फिर आप वापस जाकर थोड़ा इंतजार कर सकते हैं, बॉस। एक आकर्षक, पड़ोस की लड़की जैसी दिखने वाली सोशलाइट ने विनम्रता से मना कर दिया। उसके शब्दों में थोड़ी सी निंदा झलक रही थी। हालांकि उनकी राय में किन लैंग, जो उनके बॉस थे और जिनसे वे पहले कभी नहीं मिली थी, विशेष रूप से सुंदर और आकर्षक थे। लेकिन सच कहें तो उन बड़े लोगों की तुलना में जो निजी जेट के मालिक हो सकते हैं और एयरलाइन रूट खरीद सकते हैं, वे थोड़े कमतर प्रतीत होते हैं। बेशक उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं होगी कि किन लैंग उसे बाद में गोल्फ सिखाए, और उसने वैकल्पिक व्यवस्था की संभावना को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। खैर, लगता है हमें इसके बारे में भूल ही जाना होगा। एक गहरी सांस लेते हुए किन लैंग ने संभ्रांत लोगों के समूह को पीछे छोड़ते हुए निजी जेट की ओर कदम बढ़ाया। लिफ्ट का दरवाजा खुला और उन्हें और जून जी को अंदर जाने की अनुमति मिल गई। प्रोपेलरों की गर्जना के बीच निजी विमान ने उड़ान भरी। जैसे ही घास हवा में लहराने लगी और कई संभ्रांत हस्तियों की आश्चर्यचकित निगाहों के बीच वह लॉन से निकलकर दूर और दूर चली गई। हे भगवान, लिली, क्या तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो? इस युवा सीईओ ने तुम्हें गोल्फ खेलने के लिए आमंत्रित किया और तुमने उसे ठुकरा दिया। क्या तुमने आपातकालीन गर्भनिरोधक को दवा की तरह ले लिया और अपना दिमाग खराब कर लिया? इतना शानदार अवसर, आप इसे कैसे नहीं भुना सकते? क्या आप जानते हैं कि केवल 10 लाख की संपत्ति वाले कितने लोग हर दिन इस गोल्फ कोर्स में दिखावा करते हैं और मछली पकड़ते हैं? इस युवा सीईओ के निजी जेट की कीमत ही करोड़ों बल्कि अरबों डॉलर है, और आपने उसे यूं ही जाने दिया। मेरे चारों ओर आरोप प्रत्यारोप का शोर मच रहा था। शोरगुल से लिली का सिर फटने वाला था और वह हिस्टीरिया में चिल्लाई, ये सब शोर किस बात का है? चुप हो जाओ तुम सब। उसकी आंखें लाल थीं और वह अपने सामने खड़ी बहनों के समूह को गुस्से से घूर रही थी। क्या उसने उस पर दया करके ऐसा किया था? क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे सभी उस बॉस के विमान में सवार होना चाहते हैं? तुम उस पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्या आपको लगता था कि वह तैयार थी? सबसे ज़्यादा पछतावा तो उसे ही होगा, ठीक है।
अगर उसे पहले से पता होता कि दाओ ने उससे किनलैंग से एक प्राइवेट जेट के मालिक के बारे में पूछा था तो क्या वह इनकार कर देती। उसके अवचेतन मन में वह पहले से ही निजी जेट के मालिक को 60 या 70 वर्ष की आयु का एक बूढ़ा व्यक्ति मानती थी, और यह धारणा उसके मन में उसकी उपस्थिति के महत्व से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। जैसा कि बाद में पता चला, विमान का मालिक बिल्कुल भी बूढ़ा नहीं था, वास्तव में वह काफ़ी आकर्षक था। काश मुझे पहले पता होता। अगर यूटी को मिठाई की तरह खाया भी जाता तो भी वह किनलैंग के किसी भी अनुरोध को मना नहीं करती। खेद, मेरे दिल में जो अफसोस है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, और मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है। युवा मालिक, वह पहले वाली सोशलाइट, सच कहूं तो वह काफ़ी खूबसूरत थी, है ना? विमान में चढ़ने के बाद जूनजी ने अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजली की और किनलैंग को एक बहुत ही सरल और ईमानदार मुस्कान दी। ये कहना जरूरी है कि गोल्फ कोर्स पर मेरी मुलाकात जिन सोशलाइट्स के समूह से हुई वे गुणवत्ता के मामले में निश्चित रूप से शीर्ष स्तर के थे। खासकर वह लड़की जिससे किनलैंग ने बातचीत शुरू की, उसमें बिल्कुल पड़ोस की लड़की जैसी सहजता थी। यहाँ इस बात पर जोर देना महत्वपूर्ण है कि आपको कभी भी घिसे पिटे लेखों या फिल्मों और टीवी ड्रामा में दिखाए गए ग्रीन टी बिच की छवि पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये झूठ है, ये सब झूठ है। अगर हर सोशलाइट का चेहरा सांप जैसा होता, जिसकी ठुड्डी इतनी नुकीली होती कि किसी को मार सकती, तो भला ऐसी स्थिति कैसे हो सकती थी जहां एक अमीर आदमी और एक सोशलाइट दोस्त बन जाएं? क्या उन्हें सच में लगता है कि उन अमीर लोगों ने पहले कभी कोई खूबसूरत महिला नहीं देखी है? क्या आपको अब भी लगता है कि आम जनता की आंखें पारखी होती हैं और धनी लोग अंधे होते हैं? पाद छोड़ना, ये सब घिसे पिटे विचार हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ रूढ़िवादी किरदार बनाने और शातिर महिला को मुख्य नायिका से ध्यान हटाने से रोकने के लिए किया जाता है। सच कहें तो असल दुनिया में उन सफल सोशलाइट्स में से, खासकर जो अमीरों के बीच अपनी जगह बना लेते हैं, उनमें से किसके साथ व्यवहार करना आसान होता है? वे सभी न केवल देखने में सुंदर हैं, बल्कि उनके कद काठी और शारीरिक बनावट की कुछ मायनों में नकल भी की जाती है। और वाकई जूनजी इसके झांसे में आ गई। उन सोशलाइट्स ने मुझे सचमुच लुभा लिया है। क्या तुम वापस क्यों नहीं जाते और कुछ लोगों को ढूंढकर उनके साथ कुछ राउंड क्यों नहीं खेलते? किनलैंग ने हल्की मुस्कान के साथ जूनजी की ओर देखा। वह बहुत उच्च वर्ग से थे और उन्हें सामाजिक अभिजात वर्ग में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। मुख्य समस्या यह है कि उसे स्वच्छता से संबंधित जुनूनी विकार है। उसे उन जगहों पर देर तक रुकना पसंद नहीं है जहां दूसरों ने पेशाब किया हो। जूनजी ने मुश्किल से अपनी बात कही और शर्मिंदा होकर अपने हाथों को आपस में रगड़ा। युवा मालिक, आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस यूं ही बोल रहा था। मैं, जूनजी, एक ईमानदार और सच्चा इंसान हूं। मैं बिल्कुल भी वैसा नहीं हूं जैसा आप मुझे समझते हैं। सच में, किनलैंग ने कहा। ओह, असल में मैं अपने नाटक के लिए कास्टिंग का काम आपको सौंपने वाला था। चूंकि आपने ऐसा कहा है तो मैं लाओ हुआंग और बाकी लोगों पर भी विचार करूंगा। द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी है। बस कलाकार तय हो जाएं, कुछ करोड़ रुपये आवंटित किए जा सकते हैं और पूरी टीम को नए सिरे से तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा पॉप दिवा शिया के शामिल होने से उनकी प्रसिद्धि में जबरदस्त उछाल आया। अगर आप सिर्फ विज्ञापन पर पैसा लुटाते हैं और सभी ट्रेनों और मेट्रो स्टेशनों को हरे रंग से ढक देते हैं, तब भी आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, है ना? क्या आपके पास अभिनेताओं की कमी है? खबर फैलने के बाद क्या अभिनेताओं के स्वेच्छा से काम न करने को लेकर कोई चिंता होगी? इतने सारे विकल्पों को देखकर मैं अभिभूत हूँ। किन लोगों का चयन होगा, यह उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं पर निर्भर करता है। इनमें ऐसे उदाहरण भी हैं जहां व्यक्ति व्यक्तिगत लाभ की तलाश करते हैं, लेकिन ये सहमति से किए गए कार्य हैं और इन्हें साजिश या चाल नहीं माना जाता है। ये केवल स्पष्ट वास्तविकताएं हैं। ये सुनकर जूनजी को तुरंत पछतावा हुआ। युवा स्वामी, आप मुझे बहुत बुरा महसूस करा रहे हैं। मैं आपकी मदद करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके अलावा लाओ हुआंग और उसका गिरोह बड़े बदमाश हैं। अगर हम उन्हें इस तरह की हरकतें करने देंगे तो वे लोगों को डरा देंगे, जो बहुत बुरा होगा। वैसे मैं उन लोगों को नहीं जानता जिनकी आपको तलाश है ना? अगर वे ऑडिशन के लिए आते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मेरे सामने मजाक करना बंद करो। याद रखो कि मैं किसे ढूंढ रहा हूं और जब समय आए तो अपना ख्याल रखना। किनलैंग ने हाथ हिलाकर यह संकेत दिया कि उसका हंगामा जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। किनलैंग को इस मामले में कोई आपत्ति नहीं थी। ये प्राचीन काल के एक बड़े परिवार के समान है। एक ही आंगन में अनगिनत दासियां हैं। रखेल के रूप में सेवा करने वाली दासियों के अलावा युवा स्वामी के लिए उन सभी दासियों में रुचि रखना संभव नहीं है जो नौकरानियों की तरह काम करती हैं। एक अच्छा काम करने से आपके भरोसेमंद साथी को फायदा हो सकता है, लोगों का दिल जीता जा सकता है और यहाँ तक कि शादी करवाने में भी मदद मिल सकती है। क्या यह अद्भुत नहीं है? अपने स्वरूप में महत्वपूर्ण अंतर होने के बावजूद वे मूलतः एक ही सांचे से तराशे गए हैं।
कुछ ऐसी भाग्यशाली बेटियों को छोड़कर जो सामान्य ज्ञान की अवहेलना करती हैं और पवित्र और निर्दोष बनी रहती हैं, बाकी उन मशहूर हस्तियों और सोशलाइट्स में क्या अंतर है? ये बस इतना ही है कि एक कैमरे के सामने होता है और दूसरा कैमरे के पीछे। इधर आओ, आगे रहो, ऐसा मत दिखाओ जैसे कोई दाव को नहीं जानता। किन लैंग की बेतरतीब टिप्पणी ने जून जी को कुछ हद तक हैरान कर दिया। कॉकपिट के अंदर का लिफ्टिंग दरवाजा खुल गया। स्कारलेट डेटुरा एक नाराजगी भरे भाव के साथ बाहर निकली, उनके चेहरे पर उनकी बेचैनी स्पष्ट रूप से झलक रही थी। जून जी, एक चतुर व्यक्ति की तरह व्यवहार करते हुए, तुरंत उठकर कॉकपिट की ओर चली गई और ड्राइवर पर चिल्लाकर पीछे के स्पीकर बंद करने को कहा। कुछ ही समय में आगे का कॉकपिट पीछे के कॉकपिट से पूरी तरह से अलग हो गया और उसके माध्यम से कोई ध्वनि नहीं गुजर सकती थी। किन लैंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम मुझे बिना बताए इतनी दूर आ गए? अगर स्कारलेट डेटुरा जून जेड के साथ अभिनेत्रियों के साक्षात्कार के बारे में हुई बातचीत से सूक्ष्म रूप से उत्तेजित न हुई होती तो उसे यह एहसास ही नहीं होता कि यह महिला वास्तव में इस वीरान जगह पर आएगी। इतने लंबे समय तक कोई खबर न मिलने के बाद क्या तुम मुझे आकर तुम्हारा हालचाल पूछने भी नहीं दे सकते? स्कारलेट डेटुरा ने अपने होंठ दबाए और किन लैंग को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। वह विशेष रूप से तब असंतुष्ट हुई जब उसने देखा कि किन लैंग ने विमान में चढ़ने के बाद से इतना कुछ कहा था, लेकिन उसका एक भी शब्द उससे संबंधित नहीं था। मुझे नहीं पता कि दाव के साथ क्या समस्या है, लेकिन वह अपनी पहचान और अपनी स्थिति के बारे में बहुत जागरूक है। लेकिन जब मैंने चुपके से उनका पीछा किया तो मैंने उन्हें सिर्फ दूसरी लड़कियों के बारे में बात करते सुना और मुझे सच में उन लड़कियों को मारने का मौका चाहिए था। किन लैंग ने हाथ बढ़ाकर स्कारलेट डेटुरा को अपनी बाहों में भर लिया, अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी और हंसते हुए कहा, क्या बाहर बहुत देर तक अकेले रहने के बाद तुम्हें फिर से वही समस्या हो गई? जो चाहो सोचो। स्कारलेट डेटुरा ने इस पर कोई बहस नहीं की। उसे एक बार लगा था कि उसके अंदर व्याप्त अलगाव की गहरी भावना ठीक हो गई है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं हुआ था। किन लैंग के लापता होने के दौरान वह एक आवारा बिल्ली के बच्चे की तरह बेघर और अक्सर लक्ष्यहीन और भयभीत रही। इसके अलावा किन लैंग के घर में लाड़ प्यार पाने की सुंदरता का अनुभव करने के बाद मुझे वहां और भी अधिक जाने की लालसा होती है और मैं वहां और भी अधिक समय बिताना चाहता हूं। दूसरे शब्दों में कहें तो किन लैंग की कही बात ने उसे बहुत प्रभावित किया। निजी जेट में ध्वनिरोधक प्रणाली के कारण स्कारलेट डेटुरा का गुस्सा धीरे धीरे पूरी तरह से शांत हो गया। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस किन लैंग की बाहों में सिमट गई और कभी कभार उसकी ओर देखती रही। बिना बोले भी इसका अर्थ असाधारण रूप से स्पष्ट है। ऐसा लगता है जैसे वे पूछ रहे हों, क्या आपको यकीन है कि आप ये कर सकते हैं? उसके चेहरे पर दिख रही उम्मीद भरी नज़र से ऐसा लग रहा था मानो वह कपड़े उतारने और दूसरों को स्वतंत्र रूप से घूमने देने के लिए तैयार हो। टुल्लुओ आ। किन लैंग ने गहरी सांस ली और स्कारलेट डेटुरा के लंबे मुलायम बालों पर हाथ फेरा। ऐसा कहा जाता है कि लंबे समय तक बीमार रहने से ही व्यक्ति डॉक्टर बनता है। किन लैंग को इस बात पर भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन अब जब सारे तथ्य सामने आ गए हैं तो मुझे कहना पड़ेगा कि प्राचीन लोग सही थे। उदाहरण के लिए स्कारलेट डेटुरा को बचपन से ही कुछ स्वास्थ्य समस्याएं रही हैं। वहीं युवा मिस ने लंबे समय तक आत्मचिंतन करने के बाद लोगों के इलाज और उनकी जान बचाने में अत्यधिक कुशलता प्राप्त कर ली है। चाहे वह कितनी भी व्यस्त हो, चाहे वह कितनी भी हैरान हो, उसने कभी भी किन लैंग का साथ नहीं छोड़ा और उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखा। अंततः लंबे समय के बाद किन लैंग की हड्डियों की संख्या एक सामान्य व्यक्ति के बराबर हो गई। तुम्हारा समय कठिन रहा है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। आखिर हम हवाई जहाज में हैं और कुछ और करना सुविधाजनक नहीं है। थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? किन लैंग ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ स्कारलेट डेटुरा के सिर पर थपथपाया। स्कारलेट डेटुरा ने इधर उधर देखा, कुछ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह मन ही मन आह भरते हुए, मुश्किल से कुछ निगलते हुए झुंझलाहट में अपनी आंखें घुमाईं। तो तुम्हें लगता है कि इससे असुविधा कम हो जाएगी? शिकायतों के बावजूद मैं वास्तव में अंदर से काफ़ी खुश था। कम से कम किन लैंग के मन में तो वह उसे एक महिला ही मानता था, और भले ही आगे और पीछे के केबिन अलग अलग थे, वह नहीं चाहता था कि वह इस स्थिति में कुछ भी ज़्यादा ही आपत्तिजनक करे। इस स्थिति में किन लैंग इस बारे में स्कारलेट डेटुरा से बिल्कुल भी बहस नहीं करेगा। पहली बात तो यह है कि इसका कोई अंतिम परिणाम नहीं है, दूसरी बात यह है कि जीतने पर भी कोई लाभ नहीं है। अस्पताल में भर्ती होने से लेकर मशरूम हाउस पहुंचने तक उन्हें आधे महीने से अधिक का समय लगा। इस दौरान उन्होंने प्रतिदिन शाकाहारी भोजन किया। अंततः उनकी मुलाकात स्कारलेट डेटुरा से हुई, जो सीधे उनके जाल में फंस गई, और स्वाभाविक रूप से वह थोड़ा और कट्टरपंथी बन गए। दया भाव से भरकर दाव ने हाथ बढ़ाकर उसकी आंखों से लालिमा पोंछी और फिर विषय बदलते हुए कहा, शंघाई में क्या हाल है? मैंने तुमसे वादा किया था, चेन पिंगान और उसके गुरु दोनों राख हो चुके हैं। तुम्हारा क्या हाल है? स्कारलेट डेटुरा ने अपने हल्के लाल होंठों को काट लिया। उसके चेहरे पर आक्रोश साफ झलक रहा था। उस आदमी ने बाहर बहुत से लोगों को नाराज किया है।
ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसके दुश्मन हर जगह हैं। उसके चारों ओर बहुत सारे सुरक्षाकर्मी हैं और उनमें से कई विशेषज्ञ हैं। अगर मैं किसी की हत्या करना चाहूं तो भी मुझे कम समय में कोई अच्छा प्रवेश बिंदु नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, अतीत की स्कारलेट डेटुरा हमेशा अवसर का लाभ उठाने और हत्या की तैयारी में लगी रहती थी। वह शायद आधे महीने तक अपने लक्ष्य का पीछा करती, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखती और योजनाएं बनाती रहती थी। पर अब वह अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रही थी। उसका मन अक्सर उन छवियों की ओर भटक जाता था जो अचानक उसके दिमाग में कौंध जाती थीं। हत्यारों को सबसे ज़्यादा डर एकाग्रता की कमी और जल्दबाजी में की गई कार्रवाई से लगता है। मैं तुमसे फिर से गंभीरता से पूछ रहा हूँ, क्या तुम सचमुच उसे मारना चाहती हो, या तुम इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो और बस यूं ही मनमर्जी से बोल रही हो? किन लैंग ने स्कारलेट दतूरा के गालों को चुटकी से दबाया। स्कारलेट दतूरा ने उपहास उड़ाते हुए कहा, मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहती हूँ। मैं इसके लिए तैयार क्यों नहीं थी? जन्म देना लेकिन पालन पोषण न करना कृतज्ञता का अभाव है, खासकर तब जब उसकी मां की उसकी लालच और स्वार्थ के कारण बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस तरह का इंसान नीच है। अगर मुझे मौका मिलता तो मैं उसे हर तरह से असली तकलीफ का स्वाद चखाता। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, किन लैंग ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। इतनी जल्दी मना मत करो, अब हालात अलग हैं। तुम्हारा दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। स्कारलेट डेटुरा के व्यक्तित्व को देखते हुए उसे कभी भी अपने निजी मामलों से दूसरों को परेशान करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन क्या किन लैंग हम में से ही एक नहीं है? स्कारलेट दतूरा काफी देर तक हिचकिचाती रही। किन लैंग की आंखों में देखे बिना उसने अपना सिर नीचे कर लिया और बोली, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। ... शाम, तियानहाई शहर, विला क्षेत्र, बैठक कक्ष। किन लैंग ने अपने पैर क्रॉस किए, सोफे पर पीछे की ओर झुक गया और एक गहरी सांस ली। सच कहूं तो जब से मैं इस विला में रहने लगा हूं, मुझे इसकी आदत हो गई है और यह वास्तव में घर जैसा लगता है। चाय पी लो। पश्चिमी क्षेत्रों की नर्तकी के रूप में सजी धजी चू मेंग्याओ बैंगनी रंग के जालीदार कपड़े की एक परत में लिपटी हुई थी, जिससे उसे एक विशिष्ट विदेशी रूप मिल रहा था। जैसे ही वह चाय का सेट लेकर आगे बढ़ी, उसकी कमर से बंधी घंटियां मधुरता से बज उठीं और वह झूम उठी। हालांकि किन लैंग कुछ समय से घर से दूर हैं, फिर भी वे अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए संपर्क में हैं। विशेषकर चू मेंग्याओ के साथ। जब भी सू शियाओ अनाथालय में चीज़ों की देखभाल करने के लिए बहुत व्यस्त होती थी, तो वह चू मेंग्याओ से घर के कामों में मदद करने के लिए कहती थी। घर पर कोई है या नहीं यह महत्वपूर्ण नहीं है, काम तो करना ही है, और वह हर दिन अपने कपड़े खुद ही सावधानीपूर्वक चुनता है। आज का विषय पश्चिमी क्षेत्रों की नर्तकी का कॉस्प्ले है। किन लैंग ने हाथ बढ़ाकर चू मेंग्याओ को अपनी गोद में खींच लिया। चांदी की घंटियां मधुर ध्वनि के साथ बज उठीं। चू मेंग्याओ थोड़ी झिझकती हुई प्रतीत हुई, मानो वह कुछ अनिच्छुक थी और थोड़ा प्रतिरोध दिखा रही थी। किन लैंग हल्के से मुस्कुराया। क्या कुछ समय तक एक दूसरे को न देखने के बाद वह सारी आपसी समझ जो हमने इतनी मेहनत से बनाई थी, यूं ही गायब हो गई? चू मेंग्याओ ने अज्ञानता का नाटक करते हुए हकलाते हुए कहा, आपका क्या मतलब है? किस तरह की मौन सहमति? किन लैंग ने कॉफ़ी टेबल पर रखे कप की ओर इशारा किया। इसका और क्या मतलब हो सकता है? चाय तो परोस दी गई है, लेकिन आपको उसे पिलाना भी नहीं आता। चू मेंग्याओ खड़ी हुई, चाय का प्याला उठाया और बिना कुछ कहे किन लैंग को दे दिया। यहाँ तक कि जब किन लैंग ने उसे बैठने के लिए अपनी ओर खींचा, तब भी उसने प्रतिरोध दिखाया, जो स्पष्ट रूप से उसकी अस्वीकृति को दर्शाता था। क्या चल रहा है? इस स्थिति को देखकर किन लैंग भी थोड़ा असमंजस में पड़ गया था। अगर आप उन्हें 3 दिन तक अनुशासित नहीं करेंगे तो वे छत पर चढ़कर टाइलें उखाड़ देंगे। या फिर ऐसा है कि खरगोश की आत्मा का वेशभूषा पहनना एक लत बन गया है, और अब जबकि उसने अपने कपड़े बदल लिए हैं, फिर भी वह आधे मन से गाजर को कुतरना चाहती है। मैंने घर के सारे काम निपटा लिए हैं और आपके लिए कमरा भी साफ कर दिया है। क्या अब मैं जा सकती हूँ? चू मेंग्याओ ने किन लैंग से कुछ दूरी पर खड़े होकर ठंडी आवाज में पूछा। नहीं सकता, चू मेंग्याओ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। क्यों? जब आप घर पर होते हैं तो मुझे आपकी हर बात माननी पड़ती है, लेकिन जब आप घर पर नहीं होते तो आप सिर्फ मुझे याद करते हैं और मुझे आदेश देते हैं। जब आप मुझे भूल जाते हैं तो आप मुझे बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। आप मेरे लिए क्या ले जाते हैं? क्या यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग इच्छानुसार किया जा सकता है? उसकी आवाज़ धीरे धीरे तेज होती गई, यहाँ तक कि अंत में ऐसा लगने लगा जैसे वह किसी से सवाल कर रही हो। हाँ, उसे किन लैंग की मदद की जरूरत थी, लेकिन क्या किन लैंग उसके साथ बहुत नरमी से पेश नहीं आ रहा था? जब वह घर पर होता तो वह उसे आदेश देता और जब मन करता उसके साथ खेलता, और अगर मन नहीं करता तो वह उसे अनदेखा कर देता और उसे अपनी मर्जी से करने देता। लंबे समय तक वह उससे सवाल पूछती रही, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला, मानो उसे छोड़ दिया गया हो। चू मेंग्याओ ने इस तरह की अनुभूति पहले कभी नहीं की थी। ये भावनात्मक शोषण का एक ऐसा रूप है जो शारीरिक यातना से भी कहीं अधिक क्रूर है। नहीं तो तुम खुद को क्या समझती हो?
चू परिवार की सबसे बड़ी युवती, क्या तुम अपनी पहचान ही भूल गई हो? किन लैंग ने व्यंग्य करते हुए पलटवार किया, लेकिन तभी उसे अचानक कुछ एहसास हुआ। इसलिए इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि चू मिंग्याओ इतना अजीब व्यवहार कर रही थी, शायद यही वजह थी। एक स्वाभिमानी युवती से जैसी उम्मीद थी, उसने अपने दिल की गहराई से सब कुछ कह दिया। बेशक किन लैंग को यह नहीं लगेगा कि चू मिंग्याओ ईर्ष्यालु थी। उनमें अब भी उतनी ही आत्म जागरूकता है। अब तक उसने जो कुछ भी किया है वह उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। चू मिंग्याओ के इतने नाराज होने का कारण पूरी तरह से यही असमानता का भाव है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई पूर्व प्रेमी किसी खूबसूरत महिला को लगातार हर दिन प्रेम पत्र भेजता रहता है और अस्वीकार किए जाने के बाद भी वह रुकता नहीं है और लंबे समय तक ऐसा करता रहता है। लेकिन फिर एक दिन उस प्रेमी ने हार मान ली। क्या गुस्से से उछल कूद करने वाला व्यक्ति तो दूल्हा होना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, वह बहुत खूबसूरत है। क्योंकि यह आदत उसके अवचेतन मन में पहले ही बन चुकी थी, इसलिए जब उसके चाहने वालों ने अचानक उसे प्रेम पत्र भेजना बंद कर दिया तो उसे असहज महसूस हुआ। हालात अलग अलग हैं, लेकिन मूल रूप से वे बिल्कुल एक जैसे हैं। हालांकि कुछ महिलाएं अपनी असंतुष्टि को छिपा लेंगी और उसे व्यक्त नहीं करेंगी, जबकि अन्य महिलाएं बदले में उनसे सवाल करने में संकोच नहीं करेंगी। चू मिंग्याओ उसी तरह की महिला हैं। याद रखो तुम कौन हो। मैंने तुम्हें आने को कहा था, इसलिए तुम्हें आना ही होगा। आप तभी जा सकते हैं जब मैं आपको अनुमति दूं। क्या आप नाखुश महसूस कर रहे हैं? इसे अपने तक ही सीमित रखें। ये पहली बार हुआ है। अगर ऐसा दोबारा हुआ तो आपको वापस आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किन लैंग ने चू मिंग्याओ को निर्मम निगाहों से देखा, उसके प्रति जरा भी दया नहीं दिखाए। असमानता का भाव। चूंकि चू मिंग्याओ को ये शैली पसंद है तो चलिए इसी शैली को अपनाते हैं। ये तो बस मजाक है ना? किसे नहीं पता कि कैसे करना है। युवा स्वामी किन हल्के नीले रंग का बुना हुआ टॉप और पतली मिनी स्कर्ट पहने एक लड़की दरवाजे के बाहर से अंदर आई। बैठना। किन लैंग ने अपना हाथ उठाया और सामने रखे सोफे की ओर इशारा करते हुए लड़की को बैठने का संकेत दिया। यह महिला कोई और नहीं बल्कि एक मामूली हस्ती थी, जो पटकथा और अभिनेताओं के लिए कास्टिंग कॉल की खबर जारी होने के बाद तुरंत वहां पहुंच गई थी। लड़की के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान थी। युवक किन, मेरा नाम झांग मेयू है। मैंने किंग चेंग शियाओशी और ज्यूमेई जियाओवा जैसी कई फिल्म और टेलीविजन प्रस्तुतियों में अभिनय किया है। मुझे अभिनय का अच्छा अनुभव है और मुझे विश्वास है कि मैं आपकी अभिनेत्री की आवश्यकताओं को अवश्य पूरा करूंगी। किन लैंग ने बगल में खड़ी चू मिंग्याओ पर बेपरवाही से नजर डाली और मन ही मन उसका उपहास किया। फिर उसने अपने सामने बैठी झांग मेयू की ओर देखा और उपहास करते हुए कहा, कुछ छोटी मोटी रचनाएं जिन्होंने आकर्षक कथानकों के सहारे थोड़ी बहुत प्रसिद्धि हासिल कर ली है, उन्हें अभिनय कौशल की भी जरूरत नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस रिज्यूमे के साथ आप मेरी प्रोडक्शन टीम में जगह पक्की कर सकते हैं? इससे पहले किन लैंग की मुलाकात झांग मेयू से कभी नहीं हुई थी। क्या जून जी वहां नहीं है? थोड़ी छानबीन करने पर उसके बारे में ज्यादातर बातें साफ हो जाती हैं। वह महज एक महिला सेलिब्रिटी है जो ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने आकर्षक फिगर पर निर्भर करती है। उसे गर्व करने लायक एकमात्र चीज उसका प्रभावशाली ऊपरी शरीर है। डांट पड़ने के डर से घबराने के बजाय झांग मेयू मन ही मन खुश थी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा और चू मिंग्याओ को देखा, वह उसकी सुंदरता से दंग रह गई। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि कोई वहां पहले पहुंच जाएगा और इतनी अच्छी तैयारी के साथ आएगा, यहां तक कि कॉस्प्ले भी करेगा, और वह भी पश्चिमी क्षेत्र की नर्तकी की इतनी घातक पोशाक में। वह सहम गई थी। द लीजेंड ऑफ द कोंडोर हीरोज की प्रोडक्शन टीम ने घोषणा की है कि फिल्म में मुख्य महिला किरदार के लिए पॉप दिवा शीया को चुना गया है, और शीया ने खुद वीबो पर इसकी पुष्टि की है। अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि लोकप्रियता और प्रसिद्धि के मामले में ये टीवी श्रृंखला पहले से ही पूरी तरह सफल हो चुकी है। ये तो जरूर हिट होगा। अगर वह इस प्रोडक्शन में दूसरी या तीसरी महिला मुख्य भूमिका के रूप में सहायक भूमिका हासिल कर लेती है, तो शो प्रसारित होने के बाद शीया की प्रसिद्धि का लाभ उठाते हुए उसे जो फायदे मिल सकते हैं, वे संभवतः उसके द्वारा पहले अनुभव की गई किसी भी चीज़ से कहीं अधिक होंगे। इतनी सस्ती चीज़ करने के लिए भला कोई उत्सुक क्यों नहीं होगा? क्योंकि चू मिंग्याओ वहां मौजूद थी, इसलिए उसने सम्मानपूर्वक अपना परिचय दिया और चू मिंग्याओ के प्रति काफ़ी शत्रुता और यहां तक कि भय भी महसूस किया, क्योंकि उसे लगा कि वह चू मिंग्याओ के आकर्षण का मुकाबला नहीं कर सकती। सौभाग्यवश किन लैंग की निगाहें उसके दिल पर टिकी रहीं। हाँ, पुरुष। वह उसकी इस छोटी सी चाल को कैसे नहीं समझ पाए? इस लिहाज से तो वह परदादी हैं। उसने गर्व से अपनी पीठ सीधी की, जिससे किन लैंग को उसका सुडौल शरीर और भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, और साथ ही नाराजगी से मुंह फुलाते हुए हकलाते हुए बोली, युवा स्वामी किन, मैं हमेशा से एक ऐसी पटकथा पाना चाहती थी जिसमें मैं अपने अभिनय कौशल का प्रदर्शन कर सकूं, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। उद्धरण चिन्ह, मैं मशहूर होना चाहती हूँ, मैं शीया जैसी बनना चाहती हूँ। यंग मिस जैसी बड़ी स्टार्स ने मजबूरी में ही वो भूमिकाएं निभाईं।
मेरे लिए वो घटिया किस्म की रचनाएं आखिरकार वो नहीं है जिनकी मुझे तलाश है। मैं तो आपकी लिखी स्क्रिप्ट पर फिल्म बनाना चाहता हूँ, यंग मास्टर किन। एक जोशीले और भावुक भाषण के बाद झांग मेयू और भी बेचैन हो गईं। वह सामने वाले सोफे से उठी, चुमेंग्याओ के पास से गुजरीं और उनके कंधे से टकरा गईं। फिर वह किन लैंग के बगल में बैठ गईं, उनका हाथ पकड़ा और उन्हें बड़ी गंभीरता और दया भाव से देखने लगीं। युवा स्वामी किन, कृपया मुझे एक मौका दीजिए। मुझमें अभिनय कौशल है, मुझमें अपार क्षमता है और मैं किसी भी प्रकार के अभिनेता के लिए आपकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता हूं, चाहे आप किसी भी प्रकार के अभिनेता की तलाश कर रहे हों। उसने किन लैंग का हाथ पकड़ा और उसे अपने दिल के बाईं ओर रख दिया, मानो वह चाहती हो कि किन लैंग उसके जलते हुए दिल और दृढ़ संकल्प को महसूस करे। पुकारना, उसने मुंह भरकर गंदा तरल थूक दिया। प्रोडक्शन टीम के भावी संरक्षक के रूप में किन लैंग के लिए यह समझना आवश्यक है कि प्रत्येक अभिनेता क्या सोच रहा है। झांग मेयू यह व्यक्त करना चाहती थी कि भले ही वह इससे नाखुश हो, फिर भी वह इसे स्वीकार करेगी, सुनेगी और समझने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसे ही झांग मेयू उससे अपने दिल की बात कहने लगी, किन लैंग की उंगलियां थोड़ी सी मुड़ गईं, उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो गई। जैसे ही वह भौहें चढ़ाने ही वाला था, उसके बगल में खड़ी चुमेंग्याओ और बर्दाश्त नहीं कर सकी। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ लोग हैं? क्या तुम्हें दूसरों के सामने ऐसा करने में शर्म नहीं आती? झांग मेयू ने किन लैंग की ओर देखा और उसे भौहें चढ़ाते हुए पाया। अचानक वह खड़ी हो गई और चुमेंग्याओ की ओर इशारा करते हुए उसे कठोर शब्दों में डांटते हुए बोली, तुम कौन हो? क्या तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार है? आपने मेरा अपमान किया, ठीक है, लेकिन आपने मेरे साथ साथ यंग मास्टर किन का भी अपमान किया। इसका क्या मतलब है? चुमेंग्याओ के मन में पहले से ही नाराजगी थी। बचपन से ही उसे बहुत लाड़ प्यार मिला था और कभी किसी ने उसे तंग नहीं किया था। लेकिन किन लांग से मिलने के बाद से दाव को अनगिनत बार अपमानित होना पड़ा। अब तो उसे धमकियां भी दी जाती थीं और उसे चुपचाप खड़े रहने के लिए मजबूर किया जाता था ताकि वह वहां से जाने की हिम्मत न करे। वह पहले से ही गुस्से से उबल रही थी, लेकिन किन लैंग पर अपना गुस्सा निकालने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अब जब कोई खुद उसके जाल में फंस गया था, तो वह इस अपमान को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। उसने तुरंत गुस्से से चिल्लाकर कहा, और तुम हो क्या? एक घटिया अभिनेत्री जो तरक्की के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करती है। क्या तुम्हें घिन नहीं आती? मेरे सामने इतना घमंडी और दबंग होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? झांग मेयू को हंसी आ रही थी। उसके विचार में चुमेंग्याओ को उसकी तरक्की देखकर जलन हो रही थी और वह पहले ही यंग मास्टर किन से झगड़ा कर रही थी। ये तो सरासर ईर्ष्या थी। उसने उपहास उड़ाते हुए कहा, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो चले जाओ। चुमेंग्याओ ने गुस्से से जवाब दिया, मैं क्यों जाऊं? आपको यह अधिकार किसने दिया? आपके पास क्या योग्यता है? झांग मेयू सोफे पर पीछे की ओर झुककर किन लैंग से चिपक गई, चुमेंग्याओ की ओर इशारा करते हुए नखरे भरे लहजे में बोली, युवा स्वामी किन, क्या आप कृपया इस महिला को जाने देंगे? क्या आपने नहीं कहा था कि आप इसके अभिनय कौशल को देखना चाहते हैं? मैं आपको दिखाती हूँ। वह आगे की ओर झुकी और किन लैंग की एक बाह अपनी गोद में रख ली और अपनी आकर्षक आकृति दिखाने की पूरी कोशिश की। चुमेंग्याओ ने अनजाने में किन लैंग की ओर देखा, उसकी आंखों में अभी भी क्रोध की आग जल रही थी। लेकिन किन लैंग का ठंडा चेहरा देखकर, ये हो सकता है? क्या हमें सचमुच बाहर निकाला जा सकता है? ये सच है कि वह जाना चाहती है, लेकिन बिना किसी शर्त के। अगर झांग मेयू उसे भगाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करती है, तो क्या ये और भी अपमानजनक नहीं होगा? वह झांग मेयू द्वारा ऐसे घृणित साधनों का उपयोग करके जबरन निकाले जाने की बजाय यहीं रहना और किन लैंग से डांट सुनना पसंद करेगी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके पास किन लैंग के मन को बनाए रखने या बदलने का कोई साधन नहीं है। उसने पहले ही किन लांग को नाराज कर दिया था और अब वह वास्तव में एक बाधा बन गई थी, जो किन लांग के अच्छे कार्यों में रुकावट डाल रही थी। किन लैंग के फैसले को सुधारने की अब क्या उम्मीद बची है? चुमेंग्याओ ने देखा कि किन लैंग का चेहरा और भी ठंडा होता जा रहा था। वह अपने होठों को काट रही थी और अपने शरीर के नीचे अपनी दोनों छोटी मुट्ठियों को कसकर भींच रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें बंद थीं, मानो वह अपने जीवन के सबसे अपमानजनक क्षण का सामना करने वाली हो। रोल, वह कठोर फटकार उम्मीद के मुताबिक ही मिली। चुमेंग्याओ का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके दिल की गहराइयों से अपमान की एक अभूतपूर्व भावना उभर उठी। उसे रोने की तीव्र इच्छा हुई और वह जल्दी से मुड़कर इस जगह से भाग जाना चाहती थी। वह अब और रुकना नहीं चाहती थी, किन लैंग का उदासीन चेहरा नहीं देखना चाहती थी, और उससे भी कम वह झांग मेयू के अभिमानी चेहरे का सामना करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसने झांग मेयू की चीख सुनी और सहज रूप से वापस मुड़ गया। सोफे पर बैठी झांग मेयू को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया। उसने आश्चर्य भरी नजरों से किन लैंग की ओर देखा और स्तब्ध होकर पूछा, युवा स्वामी किन, आपका इससे क्या मतलब है? मैंने तुमसे कहा था कि दफा हो जाओ। क्या तुम बहरे हो? किन लैंग का चेहरा ठंडा और बर्फीला था। ये घृणा व्यक्त करने का एक साधन भी है और एक प्रकार का रूप भी।
झांगमेयू महज एक मोहरा थी जिसे वह चू मेंग्याओ को प्रभावित करने के लिए लाई थी। अप्रत्याशित रूप से इस खूबसूरत जेड पत्थर की आकृति वास्तव में नकली निकली और इसका स्पर्श बिल्कुल अलग था। किन लैंग के लिए यह उतना ही घिनौना था जितना गंदगी में पैर रखना। काश मैं तुरंत बाथरूम जाकर हैंड सैनिटाइजर से 100 बार हाथ धो पाता। झांगमेयू घबराकर भाग गई। वह जानती थी कि जो व्यक्ति दिवाशिया को मना सकता है वह निश्चित रूप से उसके जैसी नहीं होगी जिसे आसानी से उकसाया जा सके। वे इतने मूर्ख नहीं होंगे कि ऐसे समय में किसी को वापस पाने के लिए अपने आकर्षण का इस्तेमाल करें। वे घबराकर भाग गए, तियानहाई शहर को पीछे छोड़ गए। चू मेंग्याओ वहीं खड़ी रह गई, असमंजस में दिख रही थी, किन लैंग के ठंडे चेहरे को खाली निगाहों से घूर रही थी। यह एक अवर्णनीय अनुभूति है जिसके कारण मेरे हृदय में एक अपार आनंद छिपा हुआ है। शुद्ध अहंकार और कुछ नहीं। चू मेंग्याओ ने मन ही मन घमंडी मुस्कान के साथ कहा। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह किन लैंग पूरी तरह से बेकार नहीं था, बशर्ते उसमें थोड़ी सी भी समझ हो। क्या वो झांगमेयू अभी अभी उसके सामने दिखावा करने की सोच रही थी? उन्हें अपनी सीमाओं का भी अंदाजा नहीं है। किन लैंग का विवेक अच्छा है। क्या तुमने जीवन शक्ति प्राप्त कर ली है? चू मेंग्याओ ने उत्साह से पूछा। किन लैंग ने सिर घुमाए बिना ठंडी सांस ली। अंधे, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? चू मेंग्याओ एक के लिए अवाक रह गई। कुछ देर हकलाने के बाद आखिरकार बोली, क्या अभी हमारी बातचीत ठीक नहीं चल रही थी? झांगमेयू का फिगर तो काफी अच्छा है, तो उसने अचानक तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? क्या हुआ? किन लैंग ने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अच्छी तरह जानता था कि क्या हो रहा है। चू मेंग्याओ अचानक इतना ज्यादा क्यों बोलने लगी है? क्या वह उसके बारे में चिंतित है? पाद छोड़ना, उसमें अभी भी उतनी ही आत्म जागरूकता है, वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा है। बात सिर्फ इतनी थी कि चू मेंग्याओ ने महिलाओं के बीच की लड़ाई जीत ली थी और वह खुश थी, इसलिए उसने कुछ और सवाल पूछे। उसका मकसद सिर्फ किन लैंग से ये सुनना था कि किसकी वजह से वह गुस्सा हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वे जीत के फलों को समेकित कर रहे हों और विजेता अपने लूटे हुए माल का जायजा ले रहे हों। यह मेरे दिल की गहराइयों से निकली खुशी थी। चू मेंग्याओ को पुष्टि की सख्त जरूरत थी, लेकिन किन लैंग ने इस संबंध में उसे संतुष्ट करने से इनकार कर दिया। ये केवल सावधानीपूर्वक जांच के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी उत्तेजित भावनाओं को शांत करने के लिए सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया। चू मेंग्याओ एक तरफ खड़ी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं। मुझे खासकर इसलिए गुस्सा आया क्योंकि मुझे वह जवाब नहीं मिला जो मैं चाहता था। काफी देर बाद किन लैंग ने चुप्पी तोड़ी और कहा, मैंने सुना है कि आपके पिता आजकल समूह की कंपनी में कम ही दिखाई दे रहे हैं। क्या यह मौजूदा स्थिति से असंतोष है या फिर उन्होंने चू ग्रुप को छोड़ने का फैसला पहले ही कर लिया है? कौन सा बेशर्म कमीना फिर से अफवाहें फैला रहा है? चू मेंग्याओ ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ पूछा। किन लैंग तो कभी कंपनी में गया ही नहीं था, तो उसे दाओ के पिता के ठिकाने के बारे में कैसे पता हो सकता था? ये स्पष्ट रूप से निदेशक मंडल के उन पुराने नेताओं का कमाल है जो एक बार फिर से किन लैंग की चापलूसी करने में लगे हुए हैं। किन लैंग ने गंभीर चेहरे के साथ पीछे मुड़कर देखा और भौहें चढ़ा लीं। मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे तुम्हारी और कोई शिकायत नहीं सुननी है। चू मेंग्याओ ने ओह कहा और अपनी आंखें घुमाईं। ये सच नहीं है, ये सब उन लोगों की मनगढ़ंत कहानी है। अगर पिताजी को वाकई चू ग्रुप में कोई दिलचस्पी नहीं होती तो क्या आपको लगता है कि मैं अब भी यहाँ आपके आदेशों का पालन कर रहा होता? अगर उनके पिता न होते, अगर चू ग्रुप उनके पिता के जीवन भर के परिश्रम का परिणाम न होता, वह भला कैसे अपना सारा स्वाभिमान त्याग कर किन लैंग के सामने एक आया की तरह इतनी विनम्र हो सकती थी? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। किन लैंग द्वारा निराधार अटकलें लगाने के डर से चू मेंग्याओ ने अपने पिता की हाल की गतिविधियों के बारे में ईमानदारी से बताया। ये शंघाई का कोई धनी परिचित था जो उसके पिता के साथ एक रियल एस्टेट सौदे पर चर्चा कर रहा था। किन लैंग ने अनसुना करने का नाटक करते हुए कहा, रियल एस्टेट? मैं तो इसी इलाके में विकास करने की योजना बना रहा हूँ। तो ऐसा लगता है कि आपके पिता का परिवार पर्याप्त धन न होने के कारण ज्यादा शामिल होने को तैयार नहीं है। आप मेरे साथ सहयोग क्यों नहीं करते? अगले दिन दोपहर को तियानहाई शहर में स्थित एक उच्च स्तरीय चाय घर टिंगहेलू, एक शांत और सुरुचिपूर्ण निजी कमरे में चू तियानपेंग का चेहरा कड़वाहट से भरा हुआ था। युवा स्वामी किन, उस व्यक्ति के आने से पहले मैं आपसे अच्छी तरह से बात करना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। हाल के वर्षों में रियल एस्टेट उद्योग का वास्तव में तेजी से विकास हुआ है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि रियल एस्टेट के मामले में तियानहाई शहर पहले से ही काफ़ी समृद्ध है। कम से कम अभी के लिए इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। कई व्यापारियों ने तो बाजार में भारी संख्या में इमारतें उतार दी हैं, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में भवन निर्माणाधीन हैं। इनके पूरा होने पर इनकी भारी संख्या के कारण आसानी से अतिरिक्त आपूर्ति की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। भले ही आवास की कीमतें तेजी से न गिरें, लेकिन मूल्य वृद्धि की संभावना निश्चित रूप से सीमित होगी और उन्हें बेचा जा सकेगा या नहीं, यह एक बड़ी समस्या होगी।
मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि किन लैंग को सलाह दूं कि वह अंधाधुंध आवेग में आकर हर सुनी बात पर विश्वास न करे। पैसा कहाँ से आता है? कई लोग अत्यात्मविश्वासी होते हैं और सूचना विषमता के कारण आसानी से नुकसान उठा लेते हैं। चू मेंग्याओ अपने हाथ में बैंगनी रंग के मिट्टी के चाय के कप से खेल रही थी और बीच बीच में अपने पिता की ओर देख रही थी। अगर किन लैंग वहां न होती तो वह अपने पिता को चुप कराने में बहुत खुश होती। बात करना बंद करें, उसे बच्चे पैदा करने दो। ओह, मेरा मतलब है, उसे बेपरवाह रहने दो। चूंकि किन लैंग रियल एस्टेट में खूब पैसा कमाना चाहता है तो उसे कमाने दो। अगर वह किसी मुश्किल काम में फंस जाता है और उसके दांत टूट जाते हैं तो यह उसकी अपनी बदकिस्मती होगी। मुझे सच में नहीं पता कि दाओ के पिता को यह दयालुता कहाँ से मिली। अगर उन्हें पता होता कि हाल ही में दाओ को किन लैंग से कितनी शिकायतें हुई थीं, तो क्या वे अब भी किन लैंग को सांत्वना देने के मूड में होते? निर्देशक चू, मैं आपके सुझाव पर विचार करूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में मुझे अभी भी कुछ आपत्तियां हैं। किन लैंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिससे एक कनिष्ठ व्यक्ति की विनम्रता झलकती थी। कुछ भी गलत नहीं है चू तियानपेंग, अगर कुछ गलत है तो वह डायरेक्टर चू की वजह से है। चू मेंग्याओ ने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए ठंडी सी फुफकार भरी। याओ याओ। चू तियानपेंग ने पलटकर उसे जमकर डांटा, फिर किन लैंग की ओर मुड़कर अजीब तरह से कहा, युवा स्वामी किन, कृपया इसे सहन कीजिए। ये बच्ची बचपन से ही बिगड़ी हुई है और बिना सोचे समझे बोलना नहीं जानती। किन लैंग मुस्कुराया और लापरवाही से सिर हिलाया। फिर उसने एक तिहाई पतला किया हुआ मज्जा शुद्धिकरण का एक टुकड़ा निकाला और चू तियानपेंग को दे दिया। डायरेक्टर चू, आपकी छिपी हुई बीमारी शायद अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है ना? संयोग से आज मेरे पास ये मज्जा शुद्धिकरण का टुकड़ा है, इसे ले लीजिए, यह बहुत कीमती है। अपनी हथेली में मज्जा शुद्धिकरण की गोली को देखते हुए चू तियानपेंग को अचानक एहसास हुआ कि पिछली बार इसे लेने के बाद इसका प्रभाव बिल्कुल उत्कृष्ट था और उसे बहुत हल्का महसूस हुआ। अब जब मुझे एक और मिल गया है तो ऐसा लग रहा है जैसे यह मेरे हाथ को जला रहा हो। आखिरकार उसके पास अब किन लैंग से दूसरा सौदा करने के लिए पर्याप्त बल नहीं बचा था। बिक्री बढ़ाने के लिए एक खरीदें एक मुफ्त पाएं, तो कृपया इसका लाभ उठाएं। चू तियानपेंग के घबराए हुए चेहरे को देखकर किन लैंग ने चू मेंग्याओ को आंख मारते हुए समझाया। चू मेंग्याओ समझ गई और तुरंत सिर हिलाकर बोली, पिताजी, किन लैंग तो बस दया दिखा रही है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए। वैसे भी यह कोई विलासिता की वस्तु नहीं है, ये जीवन रक्षक औषधि है। तो मैं इसे स्वीकार करने की स्वतंत्रता ले लेता हूँ। चू तियानपेंग को कड़वाहट महसूस हुई, लेकिन अपनी स्वास्थ्य स्थिति के कारण उसके पास अस्थि मज्जा शुद्धिकरण की गोली स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैं उसका एहसान चुकाने में असमर्थ था, इसलिए मैं केवल किन लैंग की ओर कृतज्ञता भरी नज़र डाल सका। सब कुछ बिना शब्दों के ही समझ में आ गया। निर्देशक चू, आप बहुत दयालु हैं, किन लैंग ने हंसते हुए कहा। चू तियानपेंग ने मज्जा शुद्धिकरण गोली के लिए पहले ही भुगतान कर दिया था, इसलिए ये दूसरी गोली सही मायने में उसी की होनी चाहिए थी। इसे अब उसे देकर उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इसके बदले उसे बहुत सद्भावना मिली और यहाँ तक कि उसे एक तिहाई की छूट भी मिल गई। यहाँ तक कि खुद किन लैंग को भी उसे धूर्त और कपटी प्रतिभा का धनी कहकर कोसना पड़ा। अपने पिता और नानी के बीच हो रही सुखद बातचीत को देखते हुए चू मेंग्याओ कुछ अचंभित सी लग रही थी। क्या आज सूर्योदय पश्चिम दिशा से हुआ? किन लैंग एकदम अलग इंसान क्यों लग रहा है? पिछली रात भी ऐसा ही हुआ था। उसने झांग मेयू की खातिर उसकी जमकर आलोचना की और अब वह बिना किसी इनाम की उम्मीद किए एक अमूल्य अस्थि मज्जा शुद्धिकरण गोली देने को तैयार है। क्या किन लैंग उसे पसंद कर सकता है? दस्तक दस्तक। दरवाजे पर हुई एक तेज दस्तक ने चू मेंग्याओ की तल्लीनता को भंग कर दिया। दरवाजे के बाहर अच्छे कपड़े पहने सामान्य चेहरे वाले एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने अंदर प्रवेश किया। उनके साथ काले मोजे पहने एक महिला सचिव भी थीं। उन्होंने क्षमा याचना करते हुए कहा, राष्ट्रपति चू, मुझे खेद है, रास्ते में कुछ काम आ गया और मुझे थोड़ी देर हो गई। श्रीमान लिन, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। हमें यहाँ आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, कृपया बैठ जाए। चू तियानपेंग मुस्कुराया और हाथ हिलाकर वेटर को चायदानी फिर से भरने का इशारा किया। उसने सामने बैठे लिन शुआंगक्वान की ओर देखकर चिढ़ाते हुए कहा, राष्ट्रपति लिन अभी भी पहले जैसे ही हैं, मेरे विपरीत, जो बूढ़ा हो चुका है। ये कहना जरूरी है कि उम्र के हिसाब से चू तियानपेंग और लिन शुआंगक्वान में सिर्फ 1 या 2 साल का अंतर है, लेकिन उनकी शक्ल सूरत को देखकर लगता है कि उनमें 10 साल से भी ज़्यादा का अंतर है। इसमें कोई शक नहीं है, लिन शुआंगक्वान के चेहरे की बनावट सुडौल है और वह अपना अच्छा ख्याल रखती है, जिससे वह बेहद युवा दिखती है। किन लैंग ने उन पर बेपरवाही से नज़र डाली और मन ही मन सोचने लगा, कहते हैं कि बेटियां अपने पिता जैसी दिखती हैं, लेकिन स्कारलेट दतूरा और लिन शुआंगक्वान की शक्ल देखकर तो ऐसा नहीं लगता। स्कारलेट दतूरा शायद अपनी माँ जैसी दिखती है। ईस्ट रोड के होस्ट चू तियानपेंग ने अपना परिचय देने में मदद की। किन लैंग को देखते ही लिन शुआंगक्वान के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए।
उसने पहल करते हुए बातचीत शुरू की और अपनी चापलूसी को सूक्ष्म और स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। श्रीमान लिन, मैंने निदेशक चू से सुना है कि आप तियानहाई शहर में बन रहे उस आवासीय परिसर को बेचने की योजना बना रहे हैं। इसका क्या कारण है? किन लैंग ने हल्की मुस्कान के साथ दाव से पूछा। लिन शुआंगक्वान का चेहरा उतरा हुआ था। सच कहूं तो युवा स्वामी किन परिवार के स्वामित्व वाले व्यवसाय हाल ही में हमारे पास संचालन के लिए पर्याप्त धन नहीं है, अन्यथा हम इसे बेचने की इतनी जल्दी में नहीं होते। मेरी मुलाकात राष्ट्रपति चू से शंघाई में पहले ही हो चुकी थी और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण ही मैंने उनसे इस मामले पर चर्चा की। किन लांग का सामना करते समय लिन शुआंगक्वान ने जरा भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। हालांकि वह परिवार का प्रत्यक्ष वंशज नहीं है, लेकिन उसने अपनी पत्नी के संपर्कों के माध्यम से परिवार के भीतर काफी प्रभाव प्राप्त कर लिया है और कुछ मामलों में उसकी समझ आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। इतने बड़े परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में जी दाओ किन लैंग अहंकार की कमी और जानबूझकर धोखा देने की अनिच्छा के अलावा और कुछ भी नहीं दर्शाता है। वास्तव में एक व्यावसायिक गड़बड़ी हुई थी, लेकिन ये परिवार की गलती नहीं थी, बल्कि जिस हिस्से की जिम्मेदारी उन पर थी उसमें धन की कमी हो गई थी। वह मूल रूप से परिवार का करीबी सहयोगी नहीं था और अनगिनत लोग उसे असफल होते देखना चाहते थे और उसे उसके वर्तमान पद से हटाना चाहते थे। इतने वर्षों की स्थिरता के बाद वह इस समय गलती क्यों करना चाहेगा और खुद को पतन की ओर क्यों धकेलना चाहेगा? भले ही इसका मतलब मौजूदा अचल संपत्तियों को बेचना हो, हमें इस कमी को पूरा करना ही होगा। किन लैंग ने सिर हिलाते हुए कहा, व्यापारियों का सारा ध्यान अवसरों को भुनाने पर होता है। रियल एस्टेट वास्तव में एक बेहद लाभदायक उद्योग है, लेकिन अगर आपको संचालन के लिए तुरंत धन की आवश्यकता है तो निश्चित रूप से आपके पास पर्याप्त समय नहीं होगा। मुझे इस व्यवसाय को विकसित करने में रुचि है, लेकिन श्रीमान लिन, आपने जो कीमत मांगी है वह थोड़ी अधिक लग रही है। 1.5 अरब। तियानहुआ समुदाय में यह एक बड़ा भूखंड है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका केवल एक हिस्सा ही अभी अभी पूरा हुआ है। मौजूदा बाजार कीमतों के आधार पर इस कीमत पर इसे खरीदना मुनाफे की दृष्टि से बहुत फायदेमंद नहीं लगता। किन लैंग ने एक दस्तावेज निकाला और उसे सौंप दिया। ये कुछ ऐसी सामग्रियां हैं जिन्हें उन्होंने चू तियानपेंग को तियानहुआ समुदाय के मूल्यांकन के संबंध में तैयार करने के लिए कहा था। इसकी कीमत मात्र 1.2 अरब से थोड़ी अधिक है। लिन शुआंगक्वान के साथ आई महिला सचिव ने अपना सिर नीचे झुकाया और दस्तावेजों के पन्ने पलटने लगी। थोड़ी देर बाद उसने लिन शुआंगक्वान को सहमति भरी नज़र से देखा। लिन शुआंगक्वान समझ गया और दाव की ओर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, युवा स्वामी किन, हम सब एक ही पक्ष में हैं, इसलिए मैं खुलकर बोलता हूँ। ये सच है कि कीमत थोड़ी अधिक है, लेकिन क्या ये व्यापार नहीं है? हम बातचीत कर सकते हैं। मैंने आपके द्वारा दी गई मूल्य सूची की पुष्टि कर ली है, ये पूरी तरह सही है। मुझे जल्दी बेचना है यंग मास्टर किन। अगर आप इच्छुक हैं तो मैं कीमत कम भी करवा सकता हूँ, ये पूरे 1.2 अरब होगी। ठीक है, राष्ट्रपति लिन इतने उदार हैं, इसलिए मैं आपकी यात्रा बेकार नहीं जाने दे सकता। इसकी कीमत 1.2 अरब होगी। मैं निदेशक चू के साथ सहयोग करूंगा और इसे खरीद लूंगा। किन लैंग ने सहयोग को अंतिम रूप दे दिया। चू तियानपेंग किनारे से चाय की चुस्कियां लेता रहा। सहयोग करें? सहयोग का इरादा कहाँ है? ये स्पष्ट रूप से जबरन बिक्री है। 1.2 अरब युआन में से उनकी उपलब्ध नकदी का अधिकांश हिस्सा कंपनी को वित्तपोषित करने में खर्च हो गया, जिससे उनके पास बहुत कम राशि बची। अब किन लैंग के साथ इस सहयोग ने मेरे अधिकांश संसाधनों को खत्म कर दिया है और मेरे दिल में जो कड़वाहट है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। बेशक वह मना नहीं करेगा। कार्यशील पूंजी को अचल संपत्तियों में बदलना हमेशा घाटे का सौदा नहीं होता, इससे लाभ भी हो सकता है। वैसे भी मैंने अभी अभी किन लैंग का एहसान चुकाया है, इसलिए मैं अभी मना नहीं कर सकता। मामला सुलझने के बाद दोनों पक्षों ने अपने अधीनस्थों को अनुबंध का मसौदा तैयार करने के लिए भेजा और फिर उस पर हस्ताक्षर और मुहर लगाने के लिए एक नोटरी की तलाश की। अग्रिम भुगतान को लेकर हुई चर्चाओं सहित पूरी प्रक्रिया में पूरा एक दोपहर का समय लग गया। 50% अग्रिम भुगतान यानी 600 मिलियन को 2 किस्तों में विभाजित किया गया था। किन लैंग और चू तियानपेंग से 300 मिलियन प्रत्येक और शेष 600 मिलियन का भुगतान अगले 6 महीनों में किस्तों में किया जाना था। कंपनी से धनराशि प्राप्त होने की सूचना मिलने के बाद लिन शुआंगक्वान ने शिष्टाचारवश कहा, युवा स्वामी किन वाकई एक सीधे साधे व्यक्ति हैं। इतनी बड़ी रकम आधे दिन में ही आ गई, वाकई प्रशंसनीय। औपचारिक बातचीत के बाद वह अपने आदमियों के साथ चला गया। उस विशाल समूह पर नजर डालते हुए चू मिंग्याओ ने अपने होंठ सिकुड़े। दोहरे चरित्र वाले, कमजोरों को धमकाना और ताकतवरों से डरना, इस यात्रा पर इतने सारे अंगरक्षकों को साथ लाना, क्या वाकई इतना काया होना जरूरी है? वह लिन शुआंगक्वान को नापसंद करती थी, शायद इसलिए कि पिछली बोर्ड बैठक के बाद उसके मन में उनके जैसे बुजुर्गों के बारे में एक विशेष रूप से बुरी धारणा बन गई थी। विशेष रूप से लिन शुआंगक्वान, जिसका अपने पिता के प्रति रवैया किन लैंग के प्रति उसके रवैये से काफ़ी अलग है।
सरल शब्दों में कहें तो ये किनलैंग के कुत्ते की तरह है जो हड्डी मिलने पर खुशी से अपनी पूंछ हिलाता है। उन्हें दूसरों के सामने घमंडी व्यवहार करना पसंद है। याओ याओ, चू तियानपेंग ने दांतते हुए कहा, फिर किनलैंग की ओर देखकर कड़वी मुस्कान के साथ बोला, युवा स्वामी किन, ये सौदा भले ही घाटे का सौदा न हो, लेकिन आने वाले कुछ समय तक लाभदायक होने की संभावना नहीं है। हाल ही में तियानहाई शहर में संपत्ति की कीमतें स्थिर हो गई हैं। मुझे लगता है कि बिक्री कार्यालय फिलहाल बिक्री रोक सकता है और स्थिति सुधरने पर फिर से शुरू कर सकता है। व्यवसाय में चू तियानपेंग को कुछ अनुभव है। वह जल्दी से धन की वसूली के लिए कीमतों में गिरावट लाने के बजाय शेयर को अपने पास रखना पसंद करते हैं। सबसे बुरी स्थिति में हमें कुछ समय के लिए अपनी अचल संपत्तियों को अपने पास ही रखना होगा। बेचना, घर बेचना। किनलैंग हंस पड़ा। डायरेक्टर चू, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मैंने ये कॉलोनी व्यक्तिगत मकान मालिकों को घर बेचने के लिए नहीं खरीदी है। चू तियानपेंग उन शब्दों को सुनकर कुछ हद तक अचंभित रह गया। अगर आप घर बनाते हैं और उन्हें व्यक्तिगत मकान मालिकों को बेचते ही नहीं हैं, तो घर बनाने का क्या फ़ायदा? यह कोई व्यावसायिक इमारत नहीं है जिसे किराए पर दिया जा सके। निर्देशक चू, निश्चिंत रहिए, मेरे पास एक शानदार योजना है। किनलैंग ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया और रहस्यमयी बना रहा। दाओ पूरी तरह से भ्रमित हो गया और मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल गया। चू तियानपेंग और उसकी बेटी रह गए, बड़ी बड़ी आंखों से खाली निगाहों से घूरते हुए, कुछ हद तक डरे हुए। पापा, आप पहले वापस जाए। मैं जाकर उससे पूछती हूँ कि वह क्या कर रहा है। चू मेंग्याओ ने अपने होंठ दबाए, कुछ देर अपने पिता को सांत्वना दी और फिर गुस्से में किनलैंग के घर की ओर चल पड़ी।